वॉइस बताना भाई, सभी वॉइस क्लियर है क्या? जरा बताना एक बार। हेलो। हेलो। कोई बताओ भाई। यस सर, वॉइस क्लियर है। क्लियर है, चलो ठीक। यस सर। चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। बाकी के प्रॉब्लम्स हुए आप लोगों से? बताओ भाई, कोई किया है? बोलो। करो भाई, प्रॉब्लम्स नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा? प्रॉब्लम्स आप लोगों को करना होगा ना। ठीक है। हम्म। बस मुझे थोड़ा टाइम देना। मुझे थोड़ा टाइम देना बस। हम्म। हम्म। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल। चलो भाई, आज हम लोग वेव ऑप्टिक्स कर लेते हैं फिनिश। ठीक है, थ्योरी पोर्शन आज पूरा देखते हैं। न्यूमेरिकल्स अगर एक दो होंगे तो देखते हैं। और फिर कल परसों तक हम लोग
पूरा हम अपना सिलेबस कल परसों तक खत्म कर लेंगे, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन बनाओ भी, बताओ भाई रिवाइज वगैरह किया या नहीं किया, टाइम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, टाइम भी तो नहीं मिलता होगा, है ना। सेमीकंडक्टर कल कर लेंगे, कल कर लेंगे सर, कर लेंगे, सब कुछ करेंगे, डोंट वरी। सेमीकंडक्टर कल कर लेंगे, कल, ठीक है, करेंगे, सब करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, जितना मैंने बोला है उतना सब मैं करवाऊंगा, ठीक है। अभी हमारे पास देखो सर, टाइम, हाँ टाइम नहीं मिल रहा होगा, मुझे पता है वो, टाइम तो नहीं मिल रहा होगा, बट देखो करना तो पड़ेगा, ठीक है। जितना सवाल मैंने करवाया प्लीज उसको रिवाइज करो, जैसे कर सकते हो करो। हाँ, करना तो पड़ेगा भाई, ये एक्सक्यूजेस, एग्जाम दे के आओगे, कोई इन एक्सक्यूजेस को मानेगा नहीं, ठीक है। सच्चाई यही है, मैं भी नहीं मानूंगा, मुझे भी फर्क नहीं पड़ता है। तुम एक्सक्यूज देते रहना, इसे टाइम नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, किसी को फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। तो जैसे कर सकते हो प्लीज 18 घंटे 20 घंटे पढ़ाई शुरू करो, अभी से भी करो, अभी भी बहुत टाइम है। सोचो कि 60 नंबर, 60 मार्क्स का तो मैं ही आपको पढ़ा दे रहा हूँ, और मैंने इतनी प्रैक्टिस करवा रखी है कि आप 50 तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ 50 45 50 आप स्कोर कर ही लोगे, बाकी आप पढ़ ही रखे होगे, तो स्कोर कर सकते हो अभी भी, ठीक है। बायोलॉजी वगैरह पे फोकस रखो और अपना काम करते रहो, ठीक है। तो करना तो पड़ेगा भाई, ये एक्सक्यूजेस मत बनाया करो, टाइम नहीं है, मुझे पता है टाइम नहीं है, ये जेन्युइन है। गुड मॉर्निंग ओम, बट प्लीज टाइम निकालो, ठीक है। तो हम आज वेव ऑप्टिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं ना, वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। 16 और 60, 60 मैंने बोला है, 60 60 मार्क्स में बोल रहा हूँ भाई। मैं 60 मार्क्स बोल रहा हूँ भाई, 60 बोल रहा हूँ, 60 मार्क्स में बोल रहा हूँ, 60 अगर आप पढ़ रहे हो, इतना प्रैक्टिस कर भी ले रहे हो, मैं काफी प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ, तो 40 45 तो आप कर ही लोगे ना, 45 के अराउंड तो आप इन 60 में से 45 तो आप स्कोर करके आ जाओगे श्योर। तो 60 मान लो, 55 भी मान लो, 55 भी मान लोगे तब भी 45 अराउंड 40 तो आप लोग स्कोर आराम से करो, इजी वे में कर लोगे, इतने मार्क्स तो इजी वे में कर लोगे, मैं कुछ, क्योंकि मैं पूरा का पूरा आपका कंप्लीट कराते जा रहा हूँ। इसमें से देखो अभी क्या क्या छूट रहा है, कल परसों, आज आज आफ्टरनून वाली क्लास में नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। तो कल और परसों 2 दिन में हमारे पास सेमीकंडक्टर आ गए हैं, ठीक है। और सरफेस टेंशन एक टॉपिक आपका छूटा हुआ है, सरफेस टेंशन से एक आध सवाल आता रहता है भाई। फ्लूइड मैकेनिक्स का ही ये पोर्शन है, फ्लूइड बहुत बड़ा है ना, फ्लूइड में बर्नौलीज, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन बहुत बड़ा है फ्लूइड। तो सरफेस टेंशन वहां छूट गया है, इसमें भी आप कैपिलरी राइज का एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये हम पढ़ेंगे ना, इस पे भी हम पढ़ेंगे कैपिलरी राइज। नहीं, आज आफ्टरनून में क्लास में नहीं ले पाऊंगा नेहा, ठीक है। कल ले लेंगे, कल 2 2 4 घंटे, कल आधा आधा घंटे और एक्सटेंड कर लेंगे, कल 2.5 2.5 घंटे का क्लास कर लेंगे, कोई सुनिए, आधा आधा घंटे और एक्सटेंड करें, कुछ प्रॉब्लम्स मैं एक्स्ट्रा आपको करवा दूंगा, आधा आधा घंटे और एक्सटेंड कर लेंगे कल, ठीक है। सरफेस टेंशन में कैपिलरी राइज आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये हम नहीं पढ़े हैं। और फिर इसमें एक और आपने पढ़ा होगा, बबल्स। हाँ, आज मेरा थोड़ा इंटरनेट का भी प्रॉब्लम रहेगा भाई, हल्का फुल्का, तो थोड़ा बेयर करना। इसके बाद आपने प्रेशर इनसाइड द सोप बबल, और सोप बबल और एयर बबल, बबल के इनसाइड प्रेशर घटना बढ़ना होता है, वो भी इसमें पढ़ना है, तो ये सब मैं छोड़ा हुआ हूँ, इसको भी मैं कल फिनिश करूंगा, ये दोनों कल हम फिनिश करते हैं, ठीक है। आपका वेव आज मैं फिनिश करता हूँ, बच जाएगा आपका रे ऑप्टिक्स, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स 4 4 आवर्स बहुत है, ठीक है। कल सैटरडे है, ठीक है, और परसों संडे है। संडे को क्लास ले लूँ मैं, बताओ, नहीं तो फिर मंडे को शिफ्ट करूंगा। परसों क्लास अटेंड कर लोगे सब, बताओ भाई, संडे को अटेंड कर सकते हो, सिमरन, सोनिया। यस सर। हाँ सर, ठीक है, क्योंकि जल्दी खत्म कर लोगे तो आपके पास टाइम अच्छा रहेगा रिवीजन के लिए भाई, आपका ही फायदा है, ठीक है। तो संडे को हम लोग 4 आवर का फिर से रख लेंगे, ठीक है, ठीक है, सभी एग्री कर रहे हैं ना, हाँ। तो संडे को हम 2 घंटे, मतलब 2.5 घंटे और 2.5 घंटे का 2 सेशन रख लेते हैं, 5 घंटे हो जाएंगे, 5 घंटे में रे ऑप्टिक्स पूरा अच्छे से खत्म हो जाए, विथ एग्जाम्पल सारे प्रीवियस ईयर नीट के सारे प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सरफेस टेंशन और सेमीकंडक्टर ये दोनों कल, है ना, सैटरडे को, टुमारो हम ये दोनों फिनिश करेंगे, तो आपका ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सरफेस टेंशन छूट रहा था फ्लूइड मैकेनिक्स में, इससे एक सवाल आने की संभावना रहती है, तो इसको मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं इसको आपको करवा दूंगा, सारे न्यूमेरिकल सरफेस टेंशन के हम लोग कर लेंगे। सेमीकंडक्टर तो खैर करना ही है, इससे 2 सवाल आते हैं ना भाई, 2 क्वेश्चंस रहेंगे सेमीकंडक्टर से, 2 सवाल आते हैं, कभी कभी 2 आ जाते हैं, ऐसे तो एक आता है बट कभी कभी 2 भी आता है, तो 8 नंबर तो अकेले आपका ये टॉपिक कवर करेगा, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस,
ठीक है, रे ऑप्टिक्स के भी मार्क्स आते ही हैं, तो मान के चलो मोटा मोटी 55 मार्क्स आप लोग है ना कवर कर रखे हो अभी जितना मैं पढ़ाया हूँ। चलो ठीक है, ये हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी। परसों हमारा क्लास रहेगा, ठीक है, संडे को हम 10 बजे, और फिर 10 से 12:30 रख लेते हैं, और फिर 1:30 बजे से या 2 बजे से मान लो, 2 बजे से 4:30 का रख लेंगे, और पूरा रे ऑप्टिक्स मैं संडे को खत्म करा दूंगा विथ एग्जाम्पल। सारे नीट के सारे प्रॉब्लम्स में परसों आपको संडे को रे ऑप्टिक्स के करा दूंगा, सेमीकंडक्टर के भी करवा दूंगा, नीट के प्रीवियस ईयर, सरफेस टेंशन का नीट के प्रीवियस ईयर सारे करवा देंगे। कुछ जेई मेंस वगैरह के भी जो सवाल मुझे लगते हैं कि भाई आपको करने चाहिए, मैं वो लाता रहता हूँ, देखते हो आप लोग। ठीक है, तो हम पूरा फुल तैयारी है, फुल प्रैक्टिस, फुल तैयारी। कल का सीट जो आपको मिला था उसमें 190 क्वेश्चन थे, 190 में से अराउंड 110 मैंने सॉल्व करा दिया है, 110 मैंने सॉल्व करा दिया था। ठीक है, तो जो लोग नहीं देखे हो प्लीज जाके देखो, बहुत मतलब अच्छे क्वेश्चन है, उसके बाद कुछ नहीं बचता है भाई, कहाँ से कुछ बचेगा। तो प्लीज जाकर के देख लो, 110 सॉल्व मैंने करवाया, सॉल्व भी कर रहे हो तो बहुत बड़ी बात है, कर लेना ही सब। चलो आ जाओ हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स। हम्म। तो वेव ऑप्टिक्स में आप लोग एसएचएम पढ़े हो ना, हम एसएचएम, पहले मैं एसएचएम के पास जाता हूँ, फिर मैं एसएचएम से आऊंगा ना, वहां से मैं शुरू करूंगा, ठीक है। एसएचएम के पास चलते हैं पहले। एसएचएम आप लोगों ने पढ़ा होगा, एसएचएम का इक्वेशन, इक्वेशन क्या लिखते हो भैया आप, वाई क्या लिखते थे, y1 की अगर मैं बात करूँ, दो एसएचएम, दो पार्टिकल एसएचएम करते रहते थे, तो ए1 साइन ओमेगा टी लिखते थे, और दूसरे पार्टिकल का आप लोग ए2 साइन ओमेगा टी हम लोग लिखा करते थे भाई, साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, है ना। ये हमारा फेज डिफरेंस हुआ करता था, याद है, ये हमारा फेज डिफरेंस हुआ करता था, इसको हम लोग फेज डिफरेंस बोलते थे। इन दोनों को क्लब करते थे, अब अगर दोनों साइमल्टेनियसली कहीं पे मिलते थे तो हम दोनों को ऐड करते थे, है ना। ऐड करने के बाद कुछ भी आता था, ए1 साइन डेल्टा, ठीक है, साइन डेल्टा प्लस ए2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ये हम करते थे। इन सबको जब आप तोड़ते हो तो बेसिकली इसका जो फॉर्मूला आता था, ए1 प्लस ए2 कॉस डेल्टा इंटू साइन ओमेगा टी, और प्लस ए2 साइन डेल्टा इंटू कॉस ओमेगा टी, ये फॉर्मूला आता था, ठीक है। ये सब मैं ब्रीफ बता रहा हूँ, ये सब आप लोग पढ़ चुके होंगे, बस देख लो, शायद रिवाइज भी हो जाए एसएचएम इसी बहाने। तो ये वाई आता था, है ना, ये रिजल्टेंट आता था जब दो एसएचएम्स एक जगह मिलते थे ना, जो दो एसएचएम्स इंटरफेयर करते थे, बेसिकली मान लो कि वो इंटरफेयर करते थे, पाथ में कहीं वो मिलते थे, हमारा ये इक्वेशन आता था। इसका आप लोग रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाला करते थे ना, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, अगर दोनों एक जगह मिल रहे होते थे तो एम्पलीट्यूड कितना आता था, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आप निकालते थे। सभी लिखेंगे भाई, ये नोट्स तो सबके पड़े हुए हैं, बट फिर भी आपको समझ में नहीं आता क्योंकि आप लिखते हो नहीं हो, प्लीज लिखा करो। चलो, तो दोनों जब सुपर इम्पोज करते थे तो हमारा एक रिजल्टेंट आता था। रिजल्टेंट आने पे हम देखना चाहते थे कि भाई किसी पोजीशन पे एम्पलीट्यूड कितना होता था, हम ये देखना चाहते हैं कि एम्पलीट्यूड कितना होता है। तो एम्पलीट्यूड का डायरेक्ट फॉर्मूला अब आप सॉल्व करोगे तो देखो ये क्या आता था, ये बेसिकली आता है ए1 प्लस ए2 कॉस डेल्टा का होल स्क्वायर प्लस ए2 साइन डेल्टा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला आता है, ये देखो, ये जो है ना, ये ए1 ए2 ए1 ये रहा, ये देखना तो भाई, ये आपका पहले का एम्पलीट्यूड है और ये दूसरे का एम्पलीट्यूड है ना, ए2 साइन डेल्टा। ये दोनों एम्पलीट्यूड का हम क्या करते हैं, स्क्वायर करके उसको अंडर रूट करते हैं, ये आता है। इसको जब ब्रेक करोगे ना, सबको जब ब्रेक करोगे तो ये बेसिकली आएगा ए1 स्क्वायर प्लस ए2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा आता है, ठीक है। स्क्वायर रूट में रहेगा, या फिर इस तरफ स्क्वायर रूट जो उसको इस तरफ में लेकर के चला रहा हूँ, तो मैं इसको ए स्क्वायर लिख सकता हूँ, या इधर ही रहने दो, क्या फर्क पड़ता है, चलो इधर ही रहने दो, ठीक है। ये आया ना, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आता है हमारा। जब दो एसएचएम सुपर इम्पोज करते हैं, मिलते हैं दोनों एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ के आओ ना भाई सब, थोड़ा बहुत पढ़ के आओ होगे। तो दोनों इस तरह से कुछ सुपर इम्पोज करते हैं, इसमें आप निकाले होगे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहाँ मिलता है ना, इसमें आपने निकाला होगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। बताओ किसी को पता है भाई, याद आ रहा है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब मिलता था, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब मिलेगा बताना तो, बताओ। ए1 पहले वाला जो एसएचएम था उसका एम्पलीट्यूड ए1 था, दूसरे एसएचएम का एम्पलीट्यूड ए2 है, ठीक है। दोनों के बीच में फेज डिफरेंस डेल्टा का दे रखा था, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब मिलेगा बताओ, कोई बता सकता है कौन सा कंडीशन होगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का, और वो कितना होगा, अगर होगा तो कितना होगा। डेल्टा जीरो, यस, डेल्टा जो होता है ना वो जीरो होता है, कहने का मतलब है इसका मैक्सिमम अगर निकालना चाहते हो तो डेल्टा को, कॉस डेल्टा जो है ना उसको जीरो होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है मैक्सिमम, और कॉस का वैल्यू 1 और -1 से बीच में लाई करता है ना भाई, ये भी आपको पता होगा। कॉस डेल्टा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है। जब कॉस डेल्टा 1 होगा तो हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा, मैक्सिमम
एम्पलीट्यूड मिलेगा। कॉस डेल्टा की वैल्यू जब -1 होती थी तो हमें मिनिमम एम्पलीट्यूड मिलता था ना, मिनिमम एम्पलीट्यूड मिलता था। सभी लिखेंगे भाई कॉपी में, ठीक है। कॉस डेल्टा जब 1 होता था तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, कॉस डेल्टा -1 होता था तो मिनिमम एम्पलीट्यूड। इस सब का हम यूज करने वाले हैं अभी, वेव में हम यूज करेंगे, इसलिए मैं इसका थोड़ा सा मैं आइडिया दे रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कॉस डेल्टा अगर 1 होता है तो एक जनरलाइज ट्रिगोनोमेट्री में आपने एक जनरलाइज वैल्यू पढ़ा होगा, डेल्टा के किस किस वैल्यू के लिए 1 होगा भाई बताओ। कॉस डेल्टा बराबर 1, ठीक है। इसके लिए डेल्टा की वैल्यू, अगर जनरलाइज वैल्यू की मैं बात करूं तो क्या क्या हो सकता है। कॉस कहाँ कहाँ 1 होता है भाई बताओ तो। कॉस कहाँ कहाँ 1 होता है, कॉस 1 जो होता है वो 0 डिग्री पे होता है क्या। यस, 0 पे होता है। और बताओ जनरलाइज, जनरलाइज और भी होता है ना, कॉस और भी 0 होता है, कॉस और जगह भी 0 होता है। कॉस एक पीरियोडिक फंक्शन है ना, कॉस तो बहुत जगह 0 होगा भाई, कॉस बहुत जगह 0 होगा। यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है ना। यहाँ कॉस 180 पे 0, 180 पे 180 पे 0 नहीं होता है स्वर, 180 पे -180, कॉस 180 -1 होता है भाई। यस सिमरन, कॉस 180 -1 होता है। गलत है, कॉस 180 नहीं होगा, -1 होगा। चलो, चलो ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, मैं बता रहा हूँ। कॉस डेल्टा 1 कहाँ कहाँ पे होगा, दिस इज 1 ना, ये 1 कहाँ पे होगा, जब 0 पे होगा तो कॉस की वैल्यू 0 होती है तो बेसिकली डेल्टा की वैल्यू जो है ना वो इवन मल्टीपल, इवन इवन मल्टीपल, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। पाई का इवन मल्टीपल जो होता है ना वो क्या होता है, डेल्टा, उसके लिए कॉस की वैल्यू 1 होती है। तो डेल्टा बराबर मैं लिख सकता हूँ क्या, एन पाई। एन पाई अगर मैं लिखूंगा तो ये एन की वैल्यू सारा ले लेगा ना, एन की वैल्यू 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा। डेल्टा का मुझे इवन मल्टीपल चाहिए, इवन, इवन करने के लिए मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या, ठीक है। तो डेल्टा बराबर 2n पाई, दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ध्यान से समझो, आज पूरा हम इसको हम पूरा यूज करेंगे हम, वेव ऑप्टिक्स में इसको मैं यूज करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं ये सब बता रहा हूँ भाई, ये हल्के में मत लेना ना प्लीज। तो डेल्टा बराबर 2n पाई पे मुझे क्या मिलेगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा। एन का इवन मल्टीपल ना, इवन मल्टीपल 0, ठीक है। 0 के बाद कितना आएगा, 2n पाई ना, एन की वैल्यू 1 रखोगे तो पाई, एन की वैल्यू 0, एन की वैल्यू 1 रखना तो 2 पाई, एन की वैल्यू 2 रखना तो 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, डॉट 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 डॉट। ये सारे वैल्यूज पे कहा आपको डेल्टा क्या मिलेगा, डेल्टा की वैल्यू 1, डेल्टा की वैल्यू के लिए कॉस्ट जो होता है ना 1 मिलता है, मैक्सिमम मैक्सिमम। और अगर इसका डेल्टा का वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो मैक्सिमम आएगा कितना, जरा बताना तो, कितना आएगा भाई बताओ। इंटू 1 कर दूं ना, डेल्टा, कॉस्ट डेल्टा की वैल्यू मैंने मैक्सिमम पुट कर दी 1। इसको जब ब्रेक करोगे तो ये कितना आ रहा है भाई देखना तो, a1 + a2 का होल स्क्वायर आ रहा है क्या। ये स्क्वायर और ये रूट अगर कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर और ये रूट अगर कैंसिल हो जाएगा, हाँ ये स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये रूट अगर कैंसिल हो जाएगा तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी हो जाती है, a1 + a2, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है ना, अब इस पे सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम लोग, इग्नोर मत करना भाई। चलो मिनिमम की बात करते हैं, आ जाओ। फॉर मिनिमम एम्पलीट्यूड, मिनिमम एम्पलीट्यूड, मिनिमम एम्पलीट्यूड के लिए कॉस डेल्टा की वैल्यू -1 होनी चाहिए। चलो भाई बताओ, -1 कॉस डेल्टा का किस वैल्यू के लिए कॉस -1 देता है, कोई बता सकता है डेल्टा के किस वैल्यू के लिए कॉस -1 देता है। -180 होता है, डेल्टा की वैल्यू 180 रख सकते हो, ठीक है। इसमें 2 पाई और ऐड कर लो, हाँ 180 का मल्टीपल होना चाहिए, कहने का मतलब है, हाँ ठीक है सिमन, कहने का मतलब है ऑड मल्टीपल, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। जो 1 आता था, -1 के लिए क्या आएगा, ऑड मल्टीपल, और 1 के लिए क्या आएगा, इवन मल्टीपल। अंतर समझो कहाँ क्या आ रहा है, ठीक है। ये इवन मल्टीपल है ना, इवन मल्टीपल पे 1 मिलता है, ये जो ऑड मल्टीपल है ना, ऑड मल्टीपल पे मुझे -1 मिलता है। ऑड में लिखूंगा कैसे भाई बताना तो, ऑड लिखने का टेक्निक क्या है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग टेक्निक्स हैं, ठीक है। तो जो टेक्निक आपको अच्छा लगता है वो लिखना। 2n + 1, ठीक है, ये कोई ऑड नंबर है क्या बताना तो, 2n + 1, 2n + 1 इंटू पाई, ये ऑड नंबर है क्या, ये एक ऑड नंबर है भाई बताओ, ये ऑड नंबर है क्या। एन का कोई भी वैल्यू पुट करना तो 0 पुट करो, 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3, 4, 5, सब कुछ पुट करके देख लो, ये 2n + 1 जो है ना एक ऑड नंबर निकल के आएगा। 0 पुट करोगे,
अगर n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये पूरा नंबर 1 आया। n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2 टू जो 4 प्लस 1 5, ये पूरा नंबर मेरा ऑड आता है। यानी अब डेल्टा मेरा क्या बन चुका है, ये पूरा का पूरा क्या बन चुका है, ऑड मल्टीपल ऑफ 5 बन चुका है। ठीक है, याद रहेगा 2n+1 इंटू पाई, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। चलो, तो यहाँ पे डेल्टा के 2n+1 इंटू पाई, इस वैल्यू के लिए जो कॉस डेल्टा है ना वो मेरा -1 आता है। ठीक है, अब अगर ये -1 आता है तो मुझे माइनस ए मिनिमम भी बता दो। ए मिनिमम की वैल्यू कितनी आएगी देखना तो, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू -1, कॉस डेल्टा की वैल्यू मैंने -1 पुट कर दी। यहाँ से ए मिनिमम की वैल्यू जो है वो आता है a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर आता है। तो बेसिकली एम्पलीट्यूड मिनिमम जो है ना वो a1 माइनस a2 आया। ठीक है, बताओ भाई, याद रहेगा? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, इसको समराइज कर लेते हैं, अभी जितना पढ़े ना उसको हम लोग समराइज कर लेते हैं। ठीक है। हम्म। चलो, तो y जो जो एम्पलीट्यूड, हमारा एम्पलीट्यूड का जनरल फॉर्मूला जो आया वो क्या आया देखो, तो एम्पलीट्यूड का जनरल फॉर्मूला मेरा आया a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा। ये एक जनरल फॉर्मूला मेरे पास था। मैं ये देखना चाहता हूँ कि भाई एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा और एम्पलीट्यूड मिनिमम कब होगा। तो फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए कॉस डेल्टा की वैल्यू 1 होनी चाहिए। अगर कॉस डेल्टा को 1 होना है तो डेल्टा को जो है ना वो इवन मल्टीपल 2n इज एन इवन नंबर। 2n जो है ना वो एक इवन नंबर है, 2n का इवन मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की अगर बात करोगे तो वो होगा कितना, ए मैक्स की वैल्यू जो आ गई थी वो आया था a1 + a2। फॉर मैक्सिमम, फॉर मिनिमम के लिए आ जाओ भाई। फॉर मिनिमम एम्पलीट्यूड, किसी को राइटिंग वगैरह में दिक्कत हो रहा होगा तो पूछ लेना। चलो, मिनिमम एम्पलीट्यूड के लिए कॉस डेल्टा की वैल्यू -1 होनी चाहिए। अगर डेल्टा -1 है तो डेल्टा का कौन वैल्यू -1 दो या भाई, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। 2n+1 एक ऑड नंबर है, 2n+1 एक ऑड नंबर है, चेक कर लेना, इनटू पाई। ठीक है, जब इसका वैल्यू पुट करोगे तो ए मिनिमम की जो वैल्यू आ गई वो आई a1 - a2। ठीक है, बस इतना ही पॉइंट, इस एसएचएम से मुझे इतना ही उठाना था ना, एसएचएम से मुझे इतना उठाना था, इतना पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो डेल्टा की वैल्यू अगर फेज डिफरेंस, डेल्टा इज द फेज डिफरेंस ना, डेल्टा क्या होता है, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस। ठीक है, पहला पार्टिकल जो एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा था और दूसरा पार्टिकल जो एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा था, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस दैट इज डेल्टा, डेल्टा होता है। तो दोनों के बीच में अगर फेज डिफरेंस 2n पाई का रहा होगा तो दोनों जो है ना वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देंगे, दोनों पार्टिकल मिल करके मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देंगे। दोनों पार्टिकल जो एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहे हैं उन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, तो वो दोनों का जो एम्पलीट्यूड होगा वो मिनिमम होगा, a1 - a2 होगा, जहां कहीं भी मिलेंगे। 2n - 1 करोगे ना, हाँ ठीक है सिमरन, 2n - 1 भी कर सकते हो आप। 2n - 1 करोगे तो प्रॉब्लम क्या होगा ये देखो, अच्छा सवाल है, आ जाओ भाई देखो। ये डेल्टा की वैल्यू सिमरन बोल रही है 2n - 1 ले सकते हैं, यहाँ पे n का वैल्यू अगर आप 0 लोगे तो कितना आएगा, डेल्टा का वैल्यू आपका माइनस, n का वैल्यू -पाई आ जाएगा। ठीक है, तो -पाई भी पुट करोगे तब भी जो है ना कॉस ऑफ माइनस पाई जो है ना वो -1 ही आएगा, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन हमने जो डेल्टा, हम जो मान रखे हैं ना, हम जो मान रखे हैं डेल्टा बराबर 2n पाई और डेल्टा बराबर 2n+1 इंटू पाई। ठीक है, इन दोनों में जो n जो है ना वो 0 से आप शुरू करोगे, 0 1 2 3 4 यहां से शुरू करोगे, तो डेल्टा की वैल्यू इसके लिए कितना आएगा, डेल्टा की वैल्यू जो आएगा 0 से शुरू करना, तो 0 डिग्री आया, 0 के बाद 2 पाई आएगा, 2 पाई के बाद 4 पाई आएगा, 6 पाई आएगा। इसमें डेल्टा पुट करोगे तो ये कितना आएगा, 0 पुट करना, n का 0 पुट करो, तो पाई से स्टार्ट होगा ये, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, इस तरह से स्टार्ट होगा। तो प्रॉब्लम ये भी सही है। प्रॉब्लम क्या होगा, जब आप 0 पुट करोगे तो डेल्टा की वैल्यू -पाई आएगा, यानी आप थोड़ा सा पीछे जाकर के आप शुरू करो, वैल्यू तो फिर भी वही आएगा, वैल्यू फिर भी वही आएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि कॉस ऑफ डेल्टा, गुड मॉर्निंग प्रिया, कॉस ऑफ डेल्टा और कॉस ऑफ पाई और कॉस ऑफ माइनस पाई, या तो कॉस पाई ले लो या तो कॉस ऑफ माइनस पाई ले लो, दोनों की वैल्यू -1 होती है, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर साइन ऑफ माइनस थीटा,
बराबर माइनस साइन थीटा होता है। लेकिन कॉस के आगे, कॉस के एंगल में आप माइनस लगाओ मत लगाओ, फर्क नहीं पड़ता है, कॉस को फर्क नहीं पड़ता है। ये मैथमेटिक्स है, ये सब तो मैथमेटिक्स है। चलो ठीक है भाई, बताओ यहाँ तक क्लियर है? मेरा मेन पॉइंट ये है, ये एक पेज बस काफी है, एसएचएम से मुझे इतना ही उठाना था। जो दो एसएचएम, दो पार्टिकल एसएचएम एग्जीक्यूट करेंगे तो उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये होगा। ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा और ये एम्पलीट्यूड मिनिमम कब होगा? उसके लिए डेल्टा की वैल्यू 2n पाई लो, कुछ भी आप ले सकते हो, 2n-1 भी आप ले सकते हो, आंसर वही आएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 2n पाई। यहां से ये इंपॉर्टेंट है, इन दोनों का यूज मैं अभी वेव में करने वाला हूं, जस्ट मैं करूंगा ना, अभी इन दोनों का यूज करूंगा। जब डेल्टा इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, डेल्टा जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा तो मिनिमम एम्पलीट्यूड। ठीक है, चलो अब आते हैं हाइजेंस प्रिंसिपल पे, आते हैं जो हाइजेंस ने अपना एक प्रिंसिपल दिया था उस पे आते हैं। हाइजेंस प्रिंसिपल, हाइजेंस, हाइजन ने क्या बोला था पहले इससे बात करते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करते हो तो कोई चार्ज पार्टिकल अगर मैं प्लस क्यू रख दूं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रॉ करने के लिए बोलूं, तो आप कैसे ड्रॉ करते हो भाई? ये आउटवर्ड जाता है क्या? आउटवर्ड, बाहर की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो बाहर की ओर होता है। ये स्फेरिकल होता है क्या? इसका स्ट्रक्चर स्फेरिकल होता है, बिल्कुल सिमेट्रिकल। आर रेडियस पे मैं अगर आपसे पूछूंगा भाई आर रेडियस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो हर पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे बराबर आपको दिखता है। हर पॉइंट का आर रेडियस पर, इस चार्ज से आर रेडियस दूर कहीं भी जाओगे, आर रेडियस की दूरी पे जाओगे, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनेगा ना, एक स्फेरिकल पूरा स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनेगा। उसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर होता है। और इसी को तो आप इक्वी पोटेंशियल सरफेस आप बोला करते थे ना, इसी को आप इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलते थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वी पोटेंशियल सरफेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विपोटेंशियल सरफेस से आप समझते क्या थे भाई? अगर आप किसी को अगर पता होगा तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब ये होता है, यहाँ अगर कोई चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू है, अगर ये चार्ज पार्टिकल इस लाइन पे कहीं भी जा रहा होगा ना, कहीं भी अगर जाता है, तो इसके द्वारा जो वर्क डन होता है वो कितना होता है? जीरो होता है। वर्क डन कितना होता है? जीरो, डेल्टा डब्ल्यू। ये चार्ज पार्टिकल अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कहीं भी मूव कर लेना, इसका वर्क डन जीरो होता है। क्यों? क्योंकि वर्क का फॉर्मूला जो होता है वो चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल। ठीक है, मैं तो बोल ही तो रहा हूँ कि ये जो चार्ज पार्टिकल है, आर रेडियस पे आप कहीं भी जा रहे हो, तो ये पूरा का पूरा जो स्फीयर होता है ना, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। कहने का मतलब यहाँ का पोटेंशियल बराबर होता है, यहाँ का पोटेंशियल बराबर होता है। पोटेंशियल बराबर है तो वर्क डन जीरो हो गया, V1 बराबर V2। इस चार्ज पार्टिकल पे कहीं भी जाओगे तो, इस स्फीयर पे कहीं भी जाओगे तो पोटेंशियल बराबर होता था। मैं और बड़ा अगर रेडियस ड्रॉ कर लूं, मैं और बड़ा रेडियस ड्रॉ कर लेता हूँ, मान लो इतना बड़ा रेडियस अगर मैं ड्रॉ कर लूं, ठीक है, यहां से आर रेडियस की मैं बात करूं, मैं R2 रेडियस की बात कर रहा हूँ, तो ये R2 रेडियस पर का कोई भी पॉइंट अगर आप उठाओगे तो उसका सारा का सारा पोटेंशियल क्या होता है? हर पॉइंट पर का पोटेंशियल सेम होता है। फिर से ये नया मुझे ये एक मुझे नया इक्वी पोटेंशियल सरफेस मिल गया। कहीं भी जाओगे इस पॉइंट पर तो आपको पोटेंशियल जो मिलता है वो सेम मिलता है। मुझे एक नया पोटेंशियल सरफेस मिल गया ना। आर टू डिस्टेंस अगर लेकर के आओगे तो आपको क्या मिलता है? एक नया स्फीयर मिलता है। उस स्फीयर पर का सारा पॉइंट इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है। यहाँ अगर आप चार्ज +5 कुलम रखे हो, इस 5 कुलम को इस स्फीयर पे कहीं भी दौड़ा रहे हो ना, इस स्फीयर पे R2 वाले रेडियस पे कहीं भी दौड़ा लो, जो आप वर्क करोगे ना वो वर्क कितना होता है? जीरो होता है। क्योंकि वर्क का फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। इस सरफेस पे कहीं भी घूमेगो तो पोटेंशियल कांस्टेंट आता है, ये जीरो हो जाता है। तो एक चार्ज पार्टिकल का फील्ड जो होता है ना वो कैसा होता है? उसका अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर आप ढूंढने जाओगे तो वो कैसा मिलता है? स्फेरिकल मिलता है। ठीक है, उसी तरह से अगर कोई चार्ज पार्टिकल, अगर मान लो कि फील्ड में कुछ ऐसे बना रखा हूं ना, ये मैंने फील्ड बना रखा है, देखो ध्यान से देखो। हाइजेंस समझाने का थोड़ा सा आसान तरीका ये मुझे लगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस लाइन पे आ रहा हूँ ना, इस लाइन पे कहीं भी अगर मैं जाऊंगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं इस लाइन पे मैं कहीं भी जाऊंगा ना, तो मुझे इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलता है। कहने का मतलब है यहाँ पे चार्ज अगर 5 कुलम रखा होगा, 5 कुलम, इस चार्ज को अगर ये चार्ज मूव करके यहाँ पे आ जाता है ना, 5 कुलम अगर यहाँ पे आ जाता है, मैं आपसे पूछूंगा भाई यहाँ से यहाँ तक का मुझे वर्क डन बताओ, तो फिर से जीरो होगा। क्यों? क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला चार्ज इंटू डिफरेंस इन पोटेंशियल। तो ये जो पूरा लाइन जो होता है ना वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है, तो अगेन वर्क डन जीरो हो गया। फिर कोई और लाइन आपको ड्रॉ करने का मन है परपेंडिकुलर इसके, कहीं भी आप ड्रॉ कर लो, एक और ड्रॉ कर लो। ठीक है, इसको जब आप ड्रॉ करते हो तो फिर से कहीं भी चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे आप 10 -10 कुलम ले लो। -10 कुलम को उठा करके अगर यहाँ चला जाता है -10 कुलम, मैं आपसे पूछूंगा कि यहाँ से यहाँ तक आने में वर्क कितना लगा हो? ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दिस इज इक्विपोटेंशियल। पूरा का पूरा जो सरफेस होता है ना वो सेम पोटेंशियल पे होता है, दैट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल। तो अगेन जो वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। चार्ज इंटू डिफरेंस इन पोटेंशियल, जीरो। बताओ भाई, क्लियर है यहाँ तक? सबको समझ में आ रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस? ये सब आप लोग पढ़ के आ चुके हो ना, मतलब मुझे
थोड़ी जरूरत है इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलो। तो हाँ, अब आते हैं हम लोग स्फेरिकल। पॉइंट चार्ज था, उसके लिए क्या आया, स्फेरिकल आया। लाइन चार्ज है पूरा का पूरा, अगर पैरेलल चार्जेस है ना, ये पैरेलल पाथ है ना, पैरेलल, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर है, तो उसका पैरेलल जो होता है उसके परपेंडिकुलर कोई भी लाइन अगर आप ड्रॉ करोगे ना, तो आपको क्या देगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस देगा। इसी इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपका मन है कि भाई यहाँ पे मैं 5 कूलम का चार्ज में रखा हुआ हूँ, 5 कूलम का चार्ज मैं यहाँ रखा हुआ हूँ, इसको मूव करके अगर आप यहाँ लेकर के आओगे ना, +5 कूलम का चार्ज मूव करके अगर आप यहाँ पे लेके आते हो, तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। दैट वर्क इक्वल्स टू 5 इंटू पोटेंशियल V1 - V2। इस सरफेस का पोटेंशियल कुछ और है, इस सरफेस का पोटेंशियल कुछ और है, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का। तो ये जो फील्ड जा रहा है ना, फील्ड के अलॉन्ग तो पोटेंशियल चेंज करेगा, लेकिन फील्ड के परपेंडिकुलर कोई भी लाइन आप ड्रॉ करोगे ना, वो हमारा इक्वी पोटेंशियल होता है, उस पर कोई पोटेंशियल का चेंज नहीं होता है, तो वर्क डन हमारा 0 होता है। अब इसको हम लाइट में कैसे यूज करेंगे? तो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है ना, लाइट भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होता है। लाइट का जो लाइट प्रोपेगेट कैसे करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर मूव करता है, और लाइट जो है ना उसके परपेंडिकुलर मूव करता रहता है। तो इसको भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह समझ सकते हैं। कोई लाइट का सोर्स है, मान लो आपने यहाँ पे एक लैंप जला रखा है, आपने यहाँ पे एक लैंप जला रखा है ना, लैंप से अच्छा एक छोटा सा सोर्स मान लेता हूँ। मान लो कि एक छोटा सा एक सोर्स है ना, एक छोटा सा सोर्स जल रहा है। ठीक है, एक छोटा सा मैंने यहाँ पे ना एक लाइट एल्यूमिनेट करने के लिए कोई भी एक सोर्स ले रखा है छोटा सा। ये ये जो लाइट एमिट करेगा वो कैसे कर रहा होगा भाई, वो स्फेरिकल करेगा क्या, पूरी तरह से स्फेरिकल, चारों तरफ बराबर करेगा क्या, चारों तरफ पूरा स्फेयर में एकदम पूरा स्फेरिकल करेगा ना। तो बिल्कुल इसका जो वो होगा ना, इस जो लाइट जो एमिट करेगा वो बिल्कुल एक स्फेयर में करेगा। ठीक है, इसको हम लोग वेव फ्रंट बोलेंगे ना, इसी को हम लोग वेव फ्रंट बोलेंगे, यही हमारा वेव फ्रंट कहलाता है। हाइजेंस ने इसी को एक्सप्लेन किया था। तो एक जो लाइट सोर्स होता है, पॉइंट सोर्स जो होता है ना, वो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाता है। पॉइंट सोर्स, यही मैं समझाना चाह रहा था। पॉइंट सोर्स लाइट है ना, लाइट मेक्स स्फेरिकल वेव फ्रंट। हाँ मैं बता रहा हूँ, स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, देखो सपोज करो कि कोई पॉइंट सोर्स ले रखे हो ना, इस मान लो कोई एक पॉइंट सोर्स आपने ले रखा है, यहाँ से r डिस्टेंस में यहाँ पे जा रहा हूँ, मैं पूछूंगा r डिस्टेंस पे मुझे यहाँ पर का लाइट, यहाँ पर का लाइट, ये जो लाइट होगा r डिस्टेंस पे, अगेन मैं पूछना चाह रहा हूँ भाई यहाँ पर लाइट का क्या मैग्नीट्यूड होगा, यहाँ पर लाइट जो है ना कैसे बिहेव करेगा, यहाँ लाइट r डिस्टेंस पे अगर मैं बोलूंगा यहाँ लाइट कैसे बिहेव करेगा, यहाँ लाइट कैसे बिहेव करेगा, यहाँ लाइट कैसे, और ये 3D फिगर है, ये मैं आपको प्लेन में दिखा रहा हूँ, बट ये मेरे लैपटॉप के पीछे भी होगा, मेरे लैपटॉप के आगे भी होगा, बिल्कुल एक बॉल, स्फेरिकल बॉल, कॉस्को का जो बॉल आता है ना, ड्यूस बॉल वगैरह जो बैट बॉल खेलते हैं हम लोग, बिल्कुल वो बॉल समझ लो। ठीक है, बॉल के सेंटर में ना एक लाइट का सोर्स रखा हुआ है, बॉल, वो जो बॉल जो हम लोग खेलते हैं क्रिकेट बॉल, उसके सेंटर पे लाइट का सोर्स रखा हुआ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आर रेडियस पे कितना उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो कैसे बिहेव करेगा, तो आपको क्या लगेगा, बिल्कुल वो स्फेरिकल होगा। उसका हर पॉइंट पे, आर डिस्टेंस के हर पॉइंट पे एक स्फेयर पे एक स्फेरिकल वो क्रिएट करता है। ठीक है, तो इसका जो वेव फ्रंट होता है ना वो स्फेरिकल होता है। ये जो वेव फ्रंट हो जाएगा, ये कैसा वेव फ्रंट होगा, बिल्कुल स्फेरिकल होगा। इसका हर पॉइंट यहाँ पर का, आर रेडियस पर का हर पॉइंट, ये पॉइंट कंसीडर कर लो, ये पॉइंट कंसीडर कर लो, ये कंसीडर कर लो, कोई पॉइंट कंसीडर कर लो, इसका मैग्नीट्यूड, इसका फ्रीक्वेंसी, इसका वेवलेंथ, सब कुछ क्या होगा, इस पॉइंट पर आकर के सब बराबर होगा आर डिस्टेंस पर। किसी का मन है R2 और बड़ा रेडियस किसी को ड्रॉ करने का मन है, और बड़ा रेडियस ड्रॉ कर लो। ठीक है, ये दूसरा वेव फ्रंट बनाया। तो अगेन यहाँ से R2 रेडियस पे अगर आप आओगे, अगेन R2 रेडियस पे क्या, R2 जाना है ना, यहाँ से R2 ही जाना है, R2 पे जाओगे तो फिर आपको एक स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलता है, स्फेरिकल, पूरा स्फेरिकल एकदम, कॉस्को का बॉल होता है ना वो है। आपको क्या मिलेगा, एक स्फेरिकल वेव फ्रंट मिलेगा, सब कुछ यहाँ बराबर होता है ना, सब कुछ। और अगर इसका और वेव फ्रंट बनाना है, और आगे अगर आप देखना चाहते हो कि भाई R3 पे डिस्टेंस पे, R3 डिस्टेंस पे वेव फ्रंट कैसा बना रहा होगा, तो ये वेव फ्रंट R3 पे भी एक स्फेरिकल बनाएगा। ठीक है, R3 पे भी एक स्फेरिकल वेव फ्रंट ये बना रहा होगा, है ना, ये R3 हर पॉइंट पे क्या होगा, सेम, हर पॉइंट पे बराबर बना रहा होगा, हर पॉइंट पे बराबर बना रहा होगा। ठीक है, समझ में आया भाई स्फेरिकल वेव फ्रंट? बताओ। अब वेव फ्रंट्स और प्लेनर वेव फ्रंट की मैं बात करूंगा तो कैसे बनाओगे, प्लेनर वेव फ्रंट, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट था, प्लेनर, प्लेनर अगर मैं पूछूं तो कैसे बनाओगे, क्या होना चाहिए प्लेनर के लिए? ओके, ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, आ जाओ। प्लेनर पे पहले प्लेनर समझते हैं सोनिया, है ना,
प्लेनर वेव फ्रंट, वेव फ्रंट, प्लेनर वेव फ्रंट कैसे बन रहा होगा बताना भाई, प्लेनर वेव फ्रंट कैसे बन रहा होगा? बहुत दूर से, मतलब मैं लाइट जला रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे एक टॉर्च इल्यूमिनेट करता हूँ ना, यहाँ पे मैं टॉर्च इल्यूमिनेट करता हूँ और बहुत दूर मैं देखने जा रहा हूँ कि भाई ये कैसे ट्रेवल कर रहा है, बहुत दूर चला गया, मैं इन्फिनिटी पे चला गया, तो आप देखोगे ना कि इसके जो लाइट वेव्स है ना वो पैरेलली पैरेलली मूव करने लगते हैं, पैरेलल मूव करते रहते हैं, है ना? तो बेसिकली कोई एक लाइट सोर्स है जो इन्फिनिटी से आ रहा है ना, ये पॉइंट कौन सा, ये इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी से जब कोई लाइट सोर्स आता है तो उसका जो वेव फ्रंट होता है ना वो कुछ इस तरह से होता है ना, एक पैरेलल लाइंस बनाते हैं। ये क्या बना रहा है? पैरेलल लाइन बनाने लगता है। इन्फिनिटी से कोई लाइट आता है तो पैरेलल ही बनाएगा। ये सोर्स है, देखो ये समझो इस चीज को, ये सोर्स है, मान लो ये सोर्स है, तो ये स्फेरिकल, जब आप नजदीक देखोगे तो ये स्फेरिकल दिखेगा आपको, ठीक है, स्फेरिकल, ये आपको स्फेरिकल दिखेगा, हर पॉइंट पे बराबर दिखता है वेव फ्रंट, यहाँ पे मैग्नीट्यूड, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, सब कुछ बराबर, यहाँ पे मैग्नीट्यूड बराबर, यहाँ पे मैग्नीट्यूड बराबर, यहाँ पे यस पोलराइज्ड प्लेन, यहाँ पे मैग्नीट्यूड बराबर। अब मैं बहुत दूर चला जा रहा हूँ ना, बहुत दूर में चला गया, बहुत दूर में चला गया, बहुत दूर में चला गया, तो मुझे दिखेगा ना कि भाई ये जो है ना, ये ना कुछ ना प्लेन मुझे दिखने लगता है, पता है, ये आपको ना कुछ प्लेन दिखेगा, बहुत दूर आप चले गए, आपको सोर्स दिख ही नहीं रहा है, तो आपको होगा कि हाँ भाई कोई बहुत दूर से आ रहा है, ये प्लेन आ रहा है कुछ, है ना? बहुत दूर जाओगे ना तो ये आपको पैरेलल बीम्स दिखने लगेंगे, ठीक है, कुछ ऐसे दिखने लगता है। बहुत दूर आप चले गए हो सोर्स से, नजदीक हो तो आपको दिखेगा, समझ में आएगा ये स्फेरिकल है, इसी इसी सेम लाइट ऑफ सोर्स से अगर आप बहुत दूर चले जाओगे ना तो ये सबको आपको ना पैरेलल लाइंस दिखने लगता है। इसके परपेंडिकुलर जो आप ड्रॉ करते हो ना एक लाइन, इसके परपेंडिकुलर जो आप ड्रॉ करोगे वो एक आपको प्लेन दिखेगा ना, दिस इज अ प्लेन। तो एक पैरेलल लाइन सोर्स का जो वेव फ्रंट होता है ना वो प्लेनर होता है, दिस इज द प्लेनर, ठीक है। इस पॉइंट पर, इस प्लेन में, आप इस प्लेन में कहीं भी किसी भी पॉइंट पे अगर आप जाओगे तो आपको सारा प्रॉपर्टी सेम दिखेगा। इन द सेम वे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी मैं आपको यही समझा रहा था, अगर ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है तो इस लाइन का इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा? एक प्लेन होगा। कहीं भी आप चले जाओ इस प्लेन में, आप कहीं भी चले जाओगे ना, इस प्लेन में किसी भी पॉइंट पे आप चले जाओगे ना, कहीं भी चले जाओगे इस प्लेन में, तो आपको सारा का सारा पोटेंशियल क्या मिलता है? सेम मिलता है। यहाँ से चार्ज पार्टिकल, 10 कूलम का चार्ज पार्टिकल को लेकर के आप कहीं भी इस प्लेन में मूव करते रहो, आप वर्क डन जो करते हो कितना करते हो? वर्क डन 90 डिग्री, एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, राइट, राइट राइट, 90 डिग्री पे रहेगा। तो इस प्लेन में, इस प्लेन पे आप कहीं भी चार्ज को लेकर के घूमते रहो, दौड़ते रहो, जो आप वर्क करोगे वो जीरो करोगे, क्योंकि वर्क बराबर होता है चार्ज इंटू V1 - V2। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई प्लेनर वेव फ्रंट कैसे बनता है और स्फेरिकल वेव फ्रंट कैसे बनता है? स्फेरिकल वेव फ्रंट, यही हाइजन वेव फ्रंट, और प्लेनर वेव फ्रंट, प्लेनर कब बनता है? प्लेनर, प्लेनर वेव फ्रंट, ठीक है। इसी का यूज हाइजन्स ने किया था। अब हाइजन ने क्या किया था, हाइजन ने बोला था कि भाई ये अपना एक सोर्स होगा, ये S1 है, ठीक है, तो इसका इसका जो आगे बढ़ेगा ये आगे कैसे बनेगा? स्फेरिकल बढ़ते हुए, स्फेरिकल वेव फ्रंट्स को बनाते हुए आगे बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, स्फेरिकल बनाएगा और आगे बढ़ेगा, स्फेरिकल बनाएगा आगे बढ़ेगा, और एनर्जी का ट्रांसफर होता है, लाइट अपने साथ एनर्जी कैरी करता है ना, लाइट अपने साथ एनर्जी कैरी करता रहता है, तो ये आगे बढ़ेगा, फिर ये कुछ स्फेरिकल बनाएगा और फिर ये आगे बढ़ेगा, ठीक है, फिर ये स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाते हुए आगे बढ़ता जाता है ना, आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, और ये आगे बढ़ेगा, ठीक है, तो कुछ ऐसे करते हुए ये आगे बढ़ता जाता है, ठीक है, ये आगे बढ़ता जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने इसके रास्ते में दो होल कर दिए ना, दो होल्स मैंने कर दिया हूँ, ध्यान से देखो, यही यही हमारा काम का चीज, हमारा यही है, हमें यही पढ़ना है, दो होल्स जब करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। चलो ये आगे बढ़ रहा है ना, ये हमारा वेव फ्रंट आगे बढ़ रहा है, तो इसमें हाइजेंस ने क्या योगदान दिया था, हाइजेंस का क्या योगदान था इसमें, वो हमें जानना है। आगे बढ़ रहा है, ठीक है, आगे बढ़ रहा है, ये इससे टकराएगा, ठीक है, यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर आएगा, स्फेरिकल फॉर्म में ये आगे बढ़ता जा रहा है। हाइजन ने क्या बोला था, अगर आप कुछ दो नया स्लिट बना देते हो ना, इसके रास्ते में कहीं भी दो ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हो और एक होल बना देते हो, यहाँ पे आप क्या कर रखे हो, यहाँ पे आपने एक दो होल्स बना दिए, तो हाइजन ने ये बोला था, ध्यान से सुनो, यही प्रिंसिपल है हाइजन का, हाइजन ने ये बोला था कि जो नए जो दो आपने होल्स बना रखे हैं, ये दोनों जो होल्स है ना वो बिल्कुल एक नए सोर्स की तरह बिहेव करने लगते हैं। ये दोनों जो होल आपने बनाया, ये दोनों जो है ना एक नया सोर्स बन जाता है, इसी को हम लोग सेकेंडरी सोर्स बोलते हैं। ये हमारा सेकेंडरी सोर्स होता है और ये हमारा प्राइमरी सोर्स था, ये हमारा प्राइमरी सोर्स था। अब इसका वेव फ्रंट कैसे बनेगा ये देखो, इसका वेव फ्रंट कैसे बनेगा ये भी देखने वाली बात है। इसका वेव फ्रंट भी कुछ स्फेरिकल बन रहा होगा, है ना भाई, ऐसे बन रहा होगा, स्फेरिकल बना रहा होगा, ठीक है। ये फिर से कुछ ही स्फेरिकल बना रहा होगा क्या? बताना भाई, ठीक है, ये स्फेरिकल बना रहा होगा कुछ इस तरह से, ठीक है,
कुछ इस तरह से बना। अब ये जो नया सोर्स है ये भी स्फेरिकल बना रहा होगा भाई, ये बिल्कुल एक नया सोर्स की तरह ट्रीट होने लगता है, ये भी स्फेरिकल बना रहा होगा। ठीक है, देखो ये स्फेरिकल बना, ओहो कितना अच्छा पिक्चर बन रहा है, ओ माय गॉड। ठीक है, अब देखो दोनों इंटरफेयर कर रहा है, ये देखो सारा इंटरफेरेंस पॉइंट आपको दिख रहा है कि हर जगह ये लोग इंटरफेयर करते हैं ना, इंटरफेयर कर रहा है, दो जो दोनों वेव जो मूव कर रहे हैं, जो आगे की ओर फॉरवर्ड हो रहे हैं, ये सारे वेव क्या होते हैं, इंटरफेयर करते हैं। तो यही इंटरफेरेंस हमें पढ़ना है, इसी इंटरफेरेंस की हमें स्टडी करनी है। समझ में आया भाई क्या हुआ? हुआ क्या, ये जो दो नए स्लिट्स बने हैं ना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSE, हमें इसमें अभी इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो ये हमारा प्राइमरी सोर्स होता है, ध्यान से समझो ये क्या था, ये एक प्राइमरी सोर्स था। हाइजेंस ने ये बोला था कि जब स्लिट से ये दोनों निकलेगा ना तो बिल्कुल ही एक नए सोर्स की तरह बिहेव करने लगेगा। तो इसका भी एक नया वेव फ्रंट होगा और इसका वेव फ्रंट भी क्या होगा, स्फेरिकल ही होगा। पॉइंट सोर्स की तरह ये बिहेव कर रहा है ना। आपने स्लिट बहुत छोटा कर रखा है ना, ये स्लिट बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा है। ठीक है, मान लो कि आपके घर में अगर कहीं रोशनी आती है तो एक छोटा सा अगर होल हो रखा है दरवाजे में, खिड़की में, कहीं पे अगर एक होल रहता है, तो वो होल जो है ना एक नए सोर्स की तरह, बाहर से अगर सपोज धूप आ रही है, आपके घर में कहीं एक होल है, तो देखना कि वहां से लाइट आती है, तो वो एक बिल्कुल दूसरा सोर्स होता है, सेकेंडरी सोर्स की तरह ट्रीट होने लगता है। ठीक है, और फिर अंदर आता है ना तो फिर वो चारों तरफ रोशनी करता है। भाई वो सामने रोशनी करता है क्या, कि यहाँ से आया सिर्फ यहीं पे जाएगा क्या, यहाँ से लाइट आ रहा था और यहाँ से आगे ये सीधा स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। तो फिर लाइट का ही नेचर ही नहीं था ना, पत्थर था, मान लो कि यहाँ से मैं पत्थर थ्रो करता हूँ, एक स्टोन में अगर इस होल से मैं थ्रो करूंगा तो क्या स्टोन ऐसे ऐसे मूव करेगा क्या, इधर भी भागेगा क्या, स्टोन इधर भागेगा क्या, नहीं भागेगा, स्टोन पार्टिकल है। तो पार्टिकल और वेव नेचर में अंतर तो समझो। मैं यहां से स्टोन थ्रो करूंगा तो स्टोन इधर भाग जाएगा क्या, स्टोन बेंड करेगा क्या, स्टोन बेंड नहीं करता है। लाइट बेंड करता है क्योंकि लाइट के पास वेव नेचर होता है, वेव बेंड करेगा। पार्टिकल बेंड कर जाएगा क्या, मैं पत्थर फेंकूंगा तो पत्थर सीधा जाएगा, पत्थर थोड़े ना इधर मुड़ जाएगा भाई। मतलब अगर नहीं टकरा है तो पत्थर इधर थोड़े ना मुड़ने जा रहा है। तो पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को आप इससे भी समझ सकते हो, ये वेव है। ठीक है, ये जैसे ही आगे निकला ना ये पूरी तरह से फैल जाता है, दिस इज वेव, यही वेव है। लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि वेव और पार्टिकल, आखिर वेव और पार्टिकल का बेसिक क्या है। यहाँ से मैं अगर पत्थर कोई फेंकूंगा, मैं अगर यहाँ से पत्थर थ्रो कर रहा हूँ, कोई स्टोन थ्रो कर रहा हूँ, स्टोन इधर क्यों मुड़ेगा भाई, स्टोन यहाँ यहाँ स्टोन स्टोन यहाँ पे क्यों आएगा, नहीं आएगा। स्टोन को आप मान लो इस एंगल से फेंक रहे हो तो यहाँ से आएगा और ये सीधा निकल जाएगा, दिस इज अ पार्टिकल, यही तो पार्टिकल है स्टोन। वेव में ऐसा नहीं होता है ना, वेव पूरी तरह से फैलता है। ठीक है, वेव का बेंडिंग होता है। हाँ बोथ, सिंगल होल से भी आपको मिल सकता है, लेकिन बोथ होल्स, बोथ अगर दो आप होल करोगे ना, सर बोथ होल सेकेंडरी सोर्स, हाँ बिल्कुल, दोनों सेकेंडरी सोर्स होगा, दोनों एक नया सेकेंडरी सोर्स हो गया। हाइजन से ही बोला था, दोनों एक नया सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करने लगता है, और इसी का हम अभी यूज करने वाले हैं। जब दो नए सोर्स हैं तो कहीं ना कहीं दोनों इंटरेक्ट करेगा। अगर यहाँ पे एक स्क्रीन आप रख देते हो, इसी का यंग्स ने इसी का यूज किया था, स्क्रीन रख देते हो, तो ये आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे यहाँ टकराया, यहाँ टकराया, फिर इसका भी कुछ पोर्शन आकर के यहाँ पे टकराएगा। ठीक है, तो हमें कुछ ये मिलता है, यहाँ पे ये पॉइंट मिलेगा, फिर इसका कोई पोर्शन यहाँ जाएगा, तो यहाँ ये आएगा, ये यहाँ पे आएगा, और फिर इसका वाला यहाँ पे आता था, तो यहाँ पे हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। आगे हम देखेंगे हम लोग इसको आगे। फिर ये एक बार यहाँ पहुंचेगा, तो ये भी घूमते घामते तो यहाँ पे एक बार पहुंचेगा ही पहुंचेगा। ठीक है, मान लो ये जो है ना ये यहाँ पहुंच गया, तो ये भी घूमते घामते तो यहाँ कभी ना कभी तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो इस तरह से वेव काम करता है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर यही अंतर है उसका। ठीक है, अब आते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था क्या, इस पे हम बात करते हैं, चलो। ये हमारे काम का है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, एक सवाल यहाँ से श्योर रहेगा 100%। यंग्स ने क्या किया था, ये देखो, ये है, ठीक है, ये स्लीट्स है ना, ये होल नहीं है, ये स्लीट है। स्लीट का मतलब अब मैं आपको क्या समझाऊं, मान लो कि ये अगर मोबाइल है ना, तो इस मोबाइल में मैंने एक लंबा काटा हुआ है ना, एक लंबा होल किया हुआ है, लंबा स्लीट है। ये होल नहीं है, गोल होल, स्क्वायर स्क्वायर या रेक्टेंगल या सर्कल, सर्कुलर होल नहीं है ना, ये स्लीट है। मतलब स्लीट करने का मतलब है कि कुछ ऐसे है, इस पे मैंने एक होल यहाँ कर रखा है लंबे, एक लंबे यहाँ मैंने कट मारा है, और लंबे एक मैंने यहाँ कट मारा है। अब पीछे से मैं लाइट एल्यूमिनेट करूंगा, तो लाइट जो है ना इस होल से एक बार निकलेगा और एक बार इस होल से निकलेगा, और आगे फैलना शुरू करेगा, ये अलग फैलेगा, और ये वाला जो दूसरा स्लिट है उससे अलग फैलता है। ठीक है, लाइट में क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने एल्यूमिनेट किया, लाइट यहाँ से आएगा। ठीक है, लाइट यहाँ पे आएगा, यहाँ से क्या करेगा, लाइट आगे बढ़ना शुरू करेगा, और हम यहाँ से जो निकल रहा होगा ना इसको ऑब्जर्व करने के लिए हम एक स्क्रीन लगा के रखते हैं। हम क्या करेंगे, हम एक स्क्रीन लगा देते हैं, दिस इज अ स्क्रीन।
ठीक है, ध्यान से समझो भाई। चलो, अब यहां से लाइट आया, ये देखो, ये इसका मिड पॉइंट मैं मान लेता हूँ इसको, ये इसका मिड पॉइंट मैंने माना हुआ है। इस पॉइंट को मैं y बराबर 0 कर देता हूँ, ये मिड पॉइंट है हमारा। ठीक है, ध्यान से समझो। अब देखो, लाइट यहां से एंटर करेगा तो लाइट तो बिल्कुल एकदम स्फेरिकल फैलेगा ना भैया, स्फेरिकल फैलते जाएगा, हर जगह फैलेगा ना, स्फेरिकल फैल के सगरो हर जगह सब जगह जाएगा ना, हर सब जगह जाएगा। ठीक है, चलो। ये क्या यार, हट जा भाई। समझ में आ रहा है भाई? अभी हम लोग फॉर्मूले पे आ रहे हैं ना, हम लोग फॉर्मूले पे आ रहे हैं, तो फॉर्मूला डिराइव करने के लिए मुझे लगा चलो थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। अब देखो, लाइट यहां से एंटर करेगा। हाँ, सेकेंडरी सोर्स। हाँ ठीक है, हूँ चलो, लाइट यहां से एंटर किया होगा, ये मिड पॉइंट है ना, ये मिड पॉइंट है, दोनों स्लिट्स के बीच का लेंथ, दोनों स्लिट्स के बीच का लेंथ मैंने स्मॉल डी माना हुआ है। स्क्रीन जो है ना, वो कैपिटल डी के डिस्टेंस पे मैंने रखा हुआ है स्क्रीन। और मैं ऑब्जर्व करने जा रहा हूँ कि आखिर इन दोनों होल्स के साथ हो क्या रहा है, लाइट क्या करता है। अगर लाइट यहां से मान लो एंटर किया होगा और कुछ इस पॉइंट पे आ रहा होगा, इस पॉइंट पे आया होगा, देखना तो। ठीक है, तो लाइट जो यहां से लाइट आया होगा और जो लाइट यहां से आया होगा, दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, होगा क्या? ये अगर एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, तो इसका जो डिस्टेंस होगा ये भी एक्स ही होगा क्या? सिमेट्री से आपको दिख रहा है ना, ये बीच में है ना, ये एकदम मिड पॉइंट में मैंने कर रखा है। तो यहां से जो सोर्स होगा उसका भी एक्स होगा, यहां से जो सोर्स होगा उसका भी एक्स होगा। अब मैं कहीं और मान लेता हूँ कि लाइट जो है ना, ये लाइट कुछ यहाँ पहुंचा होगा। सपोज करो ये लाइट एक बार यहाँ पहुंचा होगा और पीछे पीछे ये भी जो है ना इसके गया होगा, यहाँ गया होगा। अब आपको दोनों के पाथ में डिफरेंस दिख रहा होगा। ठीक है, इसका पाथ अगर एक्स है, सपोज कर लो, इसका पाथ अगर एक्स है, तो दूसरे वाले का पाथ जो है ना, वो थोड़ा सा ज्यादा तो रहा ही होगा। बताओ भाई, पहला अगर एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ पहुंचा है, तो दूसरा वाला थोड़ा सा ज्यादा तो ट्रेवल किया ही होगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पाथ डिफरेंस। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा ज्यादा है, हाँ। पाथ डिफरेंस, दिस इज कॉल्ड एक्स प्लस डेल्टा एक्स। पाथ डिफरेंस कितने का आएगा? एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स। बेसिकली डेल्टा एक्स का पाथ डिफरेंस क्रिएट हुआ जब दोनों सोर्सेज यहाँ पे मिले होंगे, तो दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना करा होगा? डेल्टा एक्स करा होगा। एक जल्दी पहुंच गया होगा और एक थोड़ा देर से पहुंचा होगा। ठीक है, ये हुआ पाथ डिफरेंस हमारा होता है। इक्वेशंस क्या लिखते हो? इलेक्ट्रो लाइट जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है ना, उसको मैं ई से इंडिकेट कर रहा हूँ ना, देखो ई से इंडिकेट कर रहा हूँ। पहला जो लाइट रहा होगा वो ई वन रहा होगा, इसका एम्पलीट्यूड मैं ई नॉट वन मान लेता हूँ। लाइट का जो इक्वेशन होता है ना, वो होता है के एक्स माइनस ओमेगा टी होता है। एस एच एम का इक्वेशन क्या था भाई? एस एच एम का इक्वेशन आपने क्या लिखा था? ए वन साइन ओमेगा टी। ठीक है, और दूसरा एस एच एम आपने लिखा था ए टू साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। एक फेज डिफरेंस आया था। ठीक है, ये आया था। लाइट में ना एक केक्स का टर्म भी आता है, बस ये जानो कैसे आता नहीं आता, ये आपको नहीं जानना है। ये इक्वेशन मान लो आप, लाइट का इक्वेशन आया। ठीक है, ये पहला इक्वेशन में मान लेता हूँ, दिस इज ई वन। मान लो लाइट कुछ ऐसे ट्रेवल कर रहा होगा। ई टू के लिए मैं क्या लिखूंगा जरा देखना तो, अच्छे से देखो ई टू। ई टू जरा अच्छे से देखना, ये देखो ई टू को मैं लिखने जा रहा हूँ। ई टू बराबर ई नॉट वन साइन के। एक्स की जगह पे जो दूसरा वाला जो लाइट रहा होगा, दूसरा लाइट जो रहा होगा, उसने कितना ट्रेवल किया? पहला अगर एक्स ट्रेवल किया था, तो दूसरा एक्स प्लस डेल्टा एक्स ट्रेवल करेगा भाई। एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ओमेगा टी। बताओ यहां तक समझ में आ रहा है भाई? मैंने ये क्यों लिखा? समझ में आ रहा है सबको ये टर्म मैंने क्यों लिखा? बताओ भाई, समझ में आ रहा है? वॉइस आ रही है ना? हाँ जी, वॉइस आ रही है ना? वॉइस क्लियर है ना भाई? वॉइस क्लियर है ना? अभी जस्ट फॉर्मूला डिराइव यस। कर रहे हैं हम लोग, है ना? ठीक है, तो मैंने ये x प्लस डेल्टा एक्स क्यों लिखा समझ में आया? क्योंकि पहला जो ट्रेवल किया था वो x किया था। ठीक है, ठीक है। दूसरा ने ट्रेवल x प्लस डेल्टा एक्स किया, तो इसको तोड़ो तो, इसको तोड़ोगे तो क्या आएगा? ई नॉट वन साइन के एक्स प्लस के इंटू डेल्टा एक्स माइनस ओमेगा टी आएगा। ठीक है, ये देखो, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ क्या? ई नॉट वन साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा में लिख सकता हूँ क्या? देखना तो, ये जो दोनों क्वांटिटी आपको के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये वाला इवन में के एक्स माइनस ओमेगा टी आया। हाँ, ई नॉट टू आएगा, राइट 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 राइट, ई नॉट टू आएगा। राइट 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 राइट, ई नॉट टू आएगा।
चलो, तो यहां से मेरा इक्वेशंस क्या क्या आ गया, जरा ध्यान से देखना। मेरा पहला इक्वेशन जो आया, ध्यान से देखो, पहला वेव जो था वो आया था E01 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये पहला था। दूसरा आया ना, दूसरा मेरा क्या आ गया जरा देखो, E02 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस प्लस के इंटू डेल्टा एक्स आया है। ठीक है, इसी के इंटू डेल्टा एक्स को मैं अगर थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिखना चाहूँ, तो के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस इस के इंटू डेल्टा एक्स को मैं डेल्टा लिख रहा हूँ। ठीक है, यही फेज डिफरेंस होता है क्या, यही फेज डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस जो एसएचएम में हम निकाले थे। फेज डिफरेंस बराबर डेल्टा, डेल्टा कितने के बराबर मैंने मान रखा है, के इंटू डेल्टा एक्स। के की जो वैल्यू होती है ना वो 2 पाई बाई लेमडा होती है, 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। तो यहां से फेज डिफरेंस बराबर आ गया 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। दिस इज द रिलेशन बिटवीन, प्लीज इस फॉर्मूले को याद रखना, दिस इज द रिलेशन, दिस इज द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस, ये हमारा डेल्टा फेज डिफरेंस होता है, और डेल्टा एक्स हमारा पाथ डिफरेंस होता है। देखो पाथ डिफरेंस मैंने निकाला है ना, ये हमारा पाथ डिफरेंस है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके बाद अब हम लोग सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ तक मुझे पहुंचना था। ठीक है, मुझे यहीं तक पहुंचना था, वेरी 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 इंपॉर्टेंट यार, प्लीज इसको भूलना मत भाई। फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का रिलेशन भूलना मत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहीं से हम आगे का सब कुछ, मैक्सिमम इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, वेव विड्थ, सब कुछ हम इसी से निकालने वाले हैं, इसलिए मुझे यहाँ तक पहुंचना जरूरी था। मैंने क्या किया, ये हमारा ओरिजिनल था ना, ये हमारा वेव जो हमारा ट्रेवल कर रहा था ये था। दूसरा जो था ना, दूसरा जो वेव आ रहा था उसमें एक्स प्लस डेल्टा एक्स का अंतर आ गया था, आपको मैंने दिखाया ना, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का अंतर आ गया था, ये वाला, ये एक डेल्टा एक्स का अंतर आ गया था। के वेव फैक्टर नहीं होता है, के को हम लोग वेव नंबर बोलते हैं, के इज द वेव नंबर, के बराबर 2 पाई बाई लेमडा, इसको हम लोग वेव नंबर बोलते हैं, वेव नंबर बोला जाता है। ठीक है, ये आप लोग साउंड वेव में पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, हाँ कल थोड़े क्वेश्चंस किए थे, अच्छा अच्छा ओके ठीक है। तो ये वेव नंबर होता है, वेव फैक्टर नहीं, वेव नंबर इसको बोला जाता है, 2 पाई बाई लेमडा, ये फॉर्मूला प्लीज याद रखना। अब इसी से हम सारा काम इस पे ही करने वाले हैं। चलो भाई, अब मेरा काम बहुत आसान हो गया, अब आ जाओ। अब आते हैं हम लोग, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब होगा ये बताओ, और सब कुछ हम लोग जो वहां पे जो एसएचएम में किए थे ना, वो पूरा अब हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं, जो एसएचएम में हम लोग किया था सब कुछ हम यहाँ यूज करेंगे। आ जाओ, एसएचएम में क्या क्या यूज किए थे फिर से एक बार देख लेते हैं। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम के लिए जो डेल्टा आया था, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए आपने डेल्टा क्या निकाला था, 2n पाई निकाला था, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए डेल्टा जो आया था वो इवन मल्टीपल पाई का आया था। और मिनिमम एम्पलीट्यूड के लिए जो डेल्टा आया था वो ऑड मल्टीपल आया था क्या, बताना भाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। हम लोग इसी को यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो होता क्या है, ये जो लाइट है ना, ये जो लाइट वेव जो ट्रेवल कर रहा है, ये कभी आपका यहाँ जो आता 2n+1 × पाई, यस इवन मल्टीपल ऑफ पाई एंड ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, यही करना है आपको। इवन नंबर ऑड नंबर आप लोग क्लियर क्लियर कर लेना ना, ठीक है, इवन नंबर ऑड नंबर, इवन नंबर ऑड नंबर। चलो अब हम क्या करें, यहाँ जो फॉर्मूला आ रहा है ना, ये जो फॉर्मूला जब यहाँ पे आता है ना, तो दोनों देख रहे हो, दोनों जो पार्टिकल, दोनों जो वेव है वो दोनों साथ आके मिलते हैं, जहां दोनों साथ आके मिलता है ना वो हमारा, यहाँ जो एम्पलीट्यूड होता है ना वो मैक्सिमम होता है, दिस इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। यहाँ जो मिला होगा दोनों वेव वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, जहां पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है ना वहां पे हमें ब्राइट फ्रिंजेस मिलते हैं। क्या मिलता है, ब्राइट फ्रिंजेस। ये जो स्लिट, जब यहाँ पे जो आपने दो स्लिट्स बना रखे हैं ना, ये जो हमारा मोबाइल था मान लो, इसमें हमने दो लंबे लंबे होल कर रखे हैं ना, लंबे होल, एक लंबा होल ऐसे कर किया है, और एक लंबा होल थोड़ा सा और बगल से कर रखा है। इस तरह से हमने दो लंबे होल्स कर रखे हैं, दो लंबे स्लिट्स। ये होल नहीं है, छोटा होल नहीं है, ये स्लिट्स है। तो यहां से लाइट आता है और यहां से लाइट आता है। ठीक है, जब दोनों एक साथ मिलते हैं ना, जब दोनों एक जगह पे मिल रहे होते हैं, तो वहां पे हमारा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, वहां पे हमारा ब्राइट फ्रिंज मिलता है, उस पोजीशन को हम मैक्सिमा बोलते हैं।
ठीक है। जब भी ये दोनों कहीं पे जाकर के दोनों जो वेव फ्रंट जो बनता है ना, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनते जाता है, तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट आगे चल के कहीं ना कहीं एक जगह दोनों एक साथ मिलते हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पे एक साथ मिलते रहते हैं। वो हमारा मैक्सिमम पॉइंट कहलाता है, वो हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है। वो हमारा क्या कहलाता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कह लो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कह लो। उस पॉइंट पे हमें ब्राइट फ्रिंजेस मिलते हैं, बहुत बड़ा एक स्पॉट मिलता है, चमकीला स्पॉट। क्लियरली वो आपको दिखेगा जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे ना, तो वो क्लियरली आपको दिख जाता है वो स्पॉट्स। तो वो स्पॉट जो है ना, वो कुछ उसका अगर पैटर्न देखोगे ना, तो वो बिल्कुल, अगर ये है ना, तो ये तो ऐसे नहीं है, मतलब वो तो पूरा प्लेन होता है ना, तो प्लेन पे बेसिकली ना इतना दूर ये जो है ना, ये पूरा ब्राइट दिखेगा, फिर ये डार्क दिखेगा, फिर यहाँ पे आपको ब्राइट दिखता है, फिर डार्क दिखता है, फिर अगला जो है ना थोड़ी दूर बाद आपको फिर एक ब्राइट ब्राइट फ्रिंज दिखेगा, फिर थोड़ी देर बाद ब्राइट फ्रिंजेस दिखेगा। तो बेसिकली होता क्या है, ये वाला वेव यहाँ पे आया होगा एक बार, और एक बार ये वेव आया होगा, यहाँ मिला होगा, फिर ये वेव यहाँ पे आया होगा, और ये दूसरा वेव फिर यहाँ पे साइमल्टेनियसली आया होगा, ये वेव यहाँ पे जाके मिला होगा, दूसरा वेव फिर आके यहाँ पे मिलता है, फिर ये वेव यहाँ पे गया होगा, और ये वेव यहाँ पे आया होगा। तो जब जब दोनों साथ आके मिलेगा ना, तब तब एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कह लो, ब्राइट फ्रिंज कह लो, मैक्सिमा कह लो, सब यही है। ठीक है। चलो अब इसका फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं जल्दी से। हमें फॉर्मूले तक पहुंचना था, मुझे लगा कि चलो थोड़ा, हाँ जी, आइए, चलो। डेल्टा बराबर क्या, हमारे पास क्या फॉर्मूला है? डेल्टा बराबर क्या फॉर्मूला आया? 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स आया। ठीक है, चलो। मैक्सिमम इंटरफेरेंस, for maximum interference, for maximum interference, इंटरफेरेंस का मतलब समझ रहे हो ना, इंटरफेयर करता है दोनों, इंटरफेरेंस। डेल्टा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2n पाई होनी चाहिए। तो डेल्टा की वैल्यू 2n पाई के लिए डेल्टा एक्स की वैल्यू आपको निकालनी होगी ना, पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? चलो भाई, डेल्टा का वैल्यू दो। 2n पाई बराबर 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। यहाँ से डेल्टा एक्स की वैल्यू आपकी जो आएगी, वो आता है n लेमडा आता है। दिस इज द पाथ डिफरेंस वेयर यू गेट ब्राइट फ्रिंजेस, और यही पॉइंट पर हमें क्या मिलता है? ब्राइट फ्रिंज मिलता है। ठीक है। मैक्सिमम इंटरफेरेंस, मैक्सिमा हमें मिलता है, मैक्सिमम इंटरफेरेंस आप इसको बोल सकते हो, सारा यही है। मैक्सिमम के बजाय आप लिखो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसको हम लोग बोलते हैं। इसको हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। सब कुछ यही है ना, कंफ्यूज मत करना भाई आप लोग। चलो भाई, बताओ, किसी को कुछ डाउट आ रहा है तो बताओ। मैंने क्या किया, फिर से आ जाओ, फिर से फ्लो में, एक बार फ्लो देखते हैं ना, फ्लो। एसएचएम में गया था ना, एसएचएम में मैं ए मैक्स और ए मिनिमम निकाला था। एसएचएम में मैं ए मैक्स निकाला था। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए मेरा जो फेज डिफरेंस आ रहा था ना, वो इवन मल्टीपल ऑफ 2n पाई आया। हमने फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का एक रिलेशन निकाल लिया अभी अभी। हमने फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का एक रिलेशन निकाल लिया अभी अभी। ठीक है। तो मैक्सिमम के लिए अगर हम निकालना चाहते हैं पाथ डिफरेंस कितना होगा, तो मैक्सिमम का वैल्यू पुट कर दो। 2n पाई बराबर 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। यहां से डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई n लेमडा। ठीक है। जब जब पाथ डिफरेंस दोनों के बीच का एन लेमडा का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, तब तब हमारा इंटरफेरेंस कैसा होगा? कंस्ट्रक्टिव, ब्राइट फ्रिंज, मैक्सिमा। उल्टा नीचे, अब उल्टा वाले में आता है मिनिमम कब कब मिलेगा मुझे। मिनिमम के लिए एसएचएम में क्या करते थे भाई, डेल्टा जो होता था वो 2n+1 इंटू पाई होता था, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। हमने रिलेशन पता कर लिया फेज डिफरेंस का और पाथ डिफरेंस का, हमने रिलेशन निकाल लिया। फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का हमने रिलेशन निकाल लिया। तो फेज डिफरेंस की वैल्यू पुट करो भाई। 2n+1 इंटू पाई बराबर 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। यहाँ से डेल्टा एक्स की जो वैल्यू आ गई 2n+1 इंटू लेमडा बाई 2। ठीक है। जब जब दोनों स्लिट्स के बीच में जो दोनों लाइट जो निकल रहे हैं ना, उन दोनों लाइट्स के बीच में जब जब पाथ डिफरेंस इतने के बराबर होगा ना, तब तक हमें क्या मिलता है? डार्क फ्रिंज मिलता है। हमें डार्क फ्रिंजेस मिलते हैं, अंधेरा मिलेगा ना, डार्क फ्रिंजेस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसी को हम बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसी को हम बोलते हैं। ठीक है। और इसी को हम लोग मिनिमा भी बोलते हैं, मिनिमा। यहाँ पे हमारा ब्राइट फ्रिंज मिलता है जब जब दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस, जो पहला लाइट गया और उसके पीछे पीछे दूसरा लाइट गया है, दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस अगर एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा जब जब आएगा ना, तब तब हमें ब्राइट फ्रिंजेस मिलता जाता है।
ब्राइट फ्रिंजेस, इसी को हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, और यही हमारा मैक्सिमा का केस होता है। मैक्सिमा का केस होता है। बताओ भाई, समझ में आ रहा है सबको? पूछो, कोई डाउट है किसी को तो भाई। पूछो, किसी को कुछ डाउट आ रहा है तो पूछो, आखिर मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है। पूछो अगर किसी को कुछ डाउट है तो। बस यही था हमारा, यहाँ से सारा प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एसएचएम की मदद से मैंने आपको बताया कि कब आपका एम्पलीट्यूड जो होगा वो मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा, वहां से मैं डेल्टा उठा के ले आया हूँ ना, एसएचएम से मैं ये उठा के लाया था। ये और ये दोनों मैंने एसएचएम से उठा के ले आया। ठीक है। अ, इसके बीच में और इसके बीच में मैंने रिलेशन निकाल लिया। ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट जो इस पूरे चैप्टर का कहानी है ना, इस पूरे चैप्टर का कहानी जो है ना, वो इसके और इसके बीच का रिलेशन है। ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसके इसके बीच का रिलेशन अगर आपको समझ में आ रहा है, आपने कैसे निकाला, अगर ये समझ में आ रहा है तो ये चैप्टर फिर हलवा है। फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का रिलेशन, दिस इज द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। मैंने इसको प्रूफ कर दिया भाई, सबको आपको प्रूफ करके दिखाया कि ये कैसे आया। तो ये चीज अगर आपको समझ में आ रही है ना, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, तो फिर आप पाथ डिफरेंस, तो आप ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, मैक्सिमम इंटरफेरेंस, मिनिमम इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, मैक्सिमम, मिनिमम, सब कुछ आप निकाल लोगे। तो इस पूरे चैप्टर का ये जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुझे लगता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। इसको मैंने कैसे निकाला, एक एक्स ट्रेवल किया था, एक एक्स प्लस डेल्टा एक्स का ट्रेवल किया है। ठीक है, अब ये होता कैसे होगा देखो तो, अब ये हो कैसे रहा होगा। आ जाओ, इसका पैटर्न बना रहे हैं ना हम। ये हमारा स्लिट है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना, यहाँ पे कुछ मैं लाइट ऑब्जर्व कर रहा हूँ। देखो ध्यान से, ये कैसे होगा। ये सेंटर है ना, ध्यान से देखो, ये सेंटर है। ठीक है, दिस इज y इक्वल्स टू 0, है ना। यहाँ से कोई लाइट आएगा तो ये क्या करेगा, दोनों यहाँ पे जब मिलता है, दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ पे जो बनता है ये हमारा ब्राइट फ्रिंज बनता है ना, ये जो हमारा पॉइंट है, ये हमारा ब्राइट फ्रिंज बनता है, ब्राइट फ्रिंज बनता है। ठीक है, n बराबर 0, n बराबर 0 पे हमारा क्या बनता है, ब्राइट फ्रिंज बनता है। ठीक है, ब्राइट फ्रिंज से थोड़ी दूर ऊपर जाओगे, यहाँ पे ऊपर जाओगे तो अगेन आपको एक और ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। इतना ही दूरी पे, सेम डिस्टेंस पे, ये जो दूरी है ना, सेम डिस्टेंस, जब ऊपर आओगे इतना ही दूरी पे अगेन आपको एक और ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगे। इसी तरह से ऊपर आप चलते जाओ, आपको ब्राइट फ्रिंजेस मिलते जाएंगे। सेम वे में नीचे आओ, इससे जितना दूरी ऊपर गए हो तो ब्राइट फ्रिंज मिला, जितना दूर नीचे जाओगे सेम आपको एक और ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। यहाँ पे आओगे, सेम आपको एक और ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, एक और ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, बिल्कुल इक्वी डिस्टेंट पे सब आपको ब्राइट फ्रिंजेस आपको मिलते जाते हैं। ठीक है, हर दो ब्राइट फ्रिंज के बीच में एक डार्क फ्रिंज मिलता है। हर दो ब्राइट फ्रिंज के बीच में एक डार्क फ्रिंज मिलता है। यहाँ पे मुझे डार्क, यहाँ अंधेरा मिलेगा ना, ये पूरा अंधेरा मिलेगा। ठीक है, और हर दो इन दोनों के बीच में फिर मुझे एक डार्क फ्रिंज मिलेगा। इन दोनों के बीच में मुझे फिर एक डार्क फ्रिंज मिलेगा, है ना, फिर डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज। ठीक है, ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला क्या आता है, ब्राइट फ्रिंज के लिए जो पाथ डिफरेंस आया था वो कितना आया था, वो आया था एन लेमडा फॉर ब्राइट फ्रिंज, फॉर ब्राइट फ्रिंज, और डेल्टा एक्स बराबर 2n+1 ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2। ठीक है, दिस इज फॉर डार्क फ्रिंज, फॉर डार्क फ्रिंज। अब इसको अगर थोड़ा सा पाथ डिफरेंस को थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तो देखो, तो पाथ डिफरेंस को मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ। देखो यहाँ ब्राइट फ्रिंज मिला होगा ना, तो ब्राइट फ्रिंज अगर ये मान लो कि यहाँ गया होगा और फिर ये दूसरा वाला यहाँ गया होगा। ठीक है, ये कुछ, तो इन दोनों के बीच में कुछ पाथ डिफरेंस आपको दिख रहा है ना, ये वाला जल्दी पहुंच गया होगा और ये वाला देर से पहुंचा होगा। तो वही जो डेल्टा एक्स जो आता है ना, ब्राइट फ्रिंज था ना, तो वो एन मल्टीपल लेमडा का इंटीग्रल मल्टीपल अगर रहा होगा तब जाके मुझे ब्राइट फ्रिंज मिला होगा। ऐसा होता है, ये कुछ सीन है। ठीक है, अगेन मान लो कि इस ब्राइट फ्रिंज को अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ से ये लाइट आया होगा, ठीक है, और यहाँ से ये लाइट आया होगा। ब्राइट फ्रिंज कब मिला होगा, जब इन दोनों के बीच में ये लाइन और ये लाइन के बीच का पाथ डिफरेंस इक्वल्स टू कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा ही रहा होगा, तब जाके मुझे ब्राइट फ्रिंज मिलता है।
और कोई पकड़ो, मान लो इस ब्राइट फ्रिंज को और आप देखना चाहते हो, तो यहाँ से लाइट कुछ ऐसे आया होगा, यहाँ से लाइट कुछ ऐसे आया होगा, इन दोनों के पाथ में कुछ डिफरेंस भी है, इसके पाथ में और इसके पाथ में कुछ डिफरेंस दिख रहा है ना, दोनों बराबर तो दिख नहीं रहा है। तो दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस रहा होगा ना, वो डेफिनेटली 100% इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा रहा होगा, तभी जाके मुझे यहाँ पे एक ब्राइट फ्रिंज मिला है। 100% कोई ना कोई एक इंटीग्रल वैल्यू ही होगा यहाँ पे। ठीक है, या तो 4 लेमडा रहा होगा इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस। एक अगर 5 मीटर गया होगा, एक का लेंथ अगर 5 मीटर गया होगा, तो दूसरे का लेंथ 5 × 4 मीटर रहा होगा, 20 मीटर। दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस जो है ना, वो ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल आना चाहिए, तब जाके मुझे ब्राइट मिलता है, ब्राइट मिलता है, यहाँ ब्राइट मिलेगा, यहाँ ब्राइट 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 ब्राइट, ऐसे होता है। ठीक है, चलो अब आते हैं वाई स्क्रीन। ये मेरा वाई था ना, ये पॉइंट मेरा वाई था। ध्यान से समझो, अभी थोड़ा सा एक फॉर्मूला और रह गया, बस लास्ट फॉर्मूला, ये लास्ट है। ये मेरा वाई बराबर 0 था क्या? ये मेरा वाई बराबर 0 था ना। तो वाई बराबर 0 से मुझे डार्क फ्रिंज कहाँ मिल रहा है, मैं ये निकालना चाहता हूँ। ब्राइट फ्रिंज मुझे कहाँ मिल रहा है, स्क्रीन पे, इस स्क्रीन पे कहाँ मिला, फिर अगला डार्क फ्रिंज मुझे कहाँ मिला, मैं वो देखना चाहता हूँ। अगला ब्राइट फ्रिंज मुझे कहाँ मिला, मैं वो देखना चाहता हूँ। अगला डार्क फ्रिंज कहाँ मिला, मैं वो देखना चाहता हूँ। वाई से, दिस इज वाई बराबर 0 से, वो देखना है मुझे, आ जाओ। तो इसका जो समझ में आ रहा है भाई सबको, कब क्या कर रहा हूं मैं, पाथ डिफरेंस क्या हो रहा है स्क्रीन पे मैं देखने जा रहा हूँ। अभी तक मैं आपको पाथ डिफरेंस समझा रहा था, अब मैं स्क्रीन पे जा रहा हूँ ना। अब मैं स्क्रीन पे हाँ, फॉर ब्राइट फ्रिंज ओनली, राइट। राइट, अगर डार्क फ्रिंज होना होगा तो पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए बताओ। अगर डार्क फ्रिंज होगा तो डेल्टा एक्स बराबर 2n+1 इंटू लेमडा/2 आया है। मान लो कि वेवलेंथ जो आप यूज कर रहे हो वो 5 मीटर का वेवलेंथ आपने यूज कर रखा है, तो डार्क फ्रिंज होने के लिए पाथ लेंथ कितना आना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2, दैट इज 3/2 × 5। ऑड मल्टीपल ऑफ 3/2, 2n+1 की वैल्यू 3 दो, बाई 2 5, इतना अगर होगा। यस यस प्रेम, राइट राइट। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2, अगर कभी पाई, कभी भी अगर लेमडा, सॉरी लेमडा, कभी भी अगर पाथ डिफरेंस आता है तो वो हमें डार्क फ्रिंज ही देगा, वहां अंधेरा मिलेगा आपको। ठीक है, मान लो कि आप 5 लेमडा जो था ना, लेमडा की वैल्यू आप 5 दे रहे हो, और दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस जो था ना, वो 4 × 5 आ गया, तो उस पोजीशन पे आपको क्या मिल रहा होगा, ब्राइट फ्रिंज मिल रहा होगा। ठीक है, मान लो कि आपने 5 यूज किया, अगला जो है ना वो 9/5 मिल रहा होगा, 9 टाइम्स, वेवलेंथ का 9 टाइम्स मिला होगा, तो अगेन ये ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। ठीक है ना, 5 यूज किया, जहां पे मिल रहा होगा वहां मान लो कि 170 मिला हो, 170 × 5, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 5, तो अगेन यहाँ पे आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई लेमडा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ n इंटू लेमडा, दिस इज ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा कुछ भी अगर आ रहा होगा पाथ डिफरेंस, पहला गया और इसके पीछे पीछे दूसरा गया, तो पहला मान लो कि 5 मीटर तय किया, दूसरा मान लो कि 4 × 5 मीटर तय किया था, दैट इज 20 मीटर तय किया, और यहाँ पहुंचा, तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन आ रहा होगा, आपको दिख रहा होगा 5, और पहला 5 जो है, जो दूसरा आया है 20, जो आया 20 को आप लिख सकते हो, 20 को आप लिख सकते हो 4 × 5, एंड दिस इज इंटीजर, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पहले का लेमडा 1 क्यों लिया, 3/2 × 5 में n बराबर 1 क्यों लिया, 3/2 × 5 में n बराबर 1। तो मैं सब एक, नहीं ना स्वर, जैसे कि आप कुछ भी ले सकते हो ना, कोई भी, लाइक चलो फिर से आ जाओ, इसको एक बार और समझते हैं। डेल्टा एक्स बराबर n लेमडा आया, n की वैल्यू, अब मैंने क्या बताया, 0 पुट करो ना, 0 से मैंने शुरू किया था, जो जो वो पूछी थी, क्या नाम है उसका, सिमरन पूछी थी। सिमरन ने बताया था कि भाई इसको भी तो ले सकते हैं हम लोग, 2n-1 भी तो ले सकते हैं, ये भी लोगों तो आंसर सेम ही आएगा, बट थोड़ा सा ना आप इसमें ना, मतलब थोड़ा सा माइनस प्लस में आप गड़बड़ कर दोगे। ठीक है, ये भी एक ऑड नंबर है ना भाई, 2n-1 भी तो एक ऑड नंबर है, मैंने 2n+1 इंटू पाई लिया था, तो सिमरन ने बोला कि ये भी ले सकते हैं, इंटू पाई कर सकते हैं, ये भी एक ऑड नंबर ही है, करके देखो। 2 × 4 - 1 3 ऑड नंबर, तो इसको मैं क्यों नहीं ले सकता हूँ, इसको मैं क्यों, इसको भी ले सकते हो, आंसर सेम आएगा। 2n-1 भी एक ऑड नंबर है, इसको भी लेकर के आप सॉल्व करना, आंसर सेम आएगा, बट माइनस जो है ना, आप ना थोड़ा सा ना गड़बड़ करने लगोगे। अगर इतनी अंडरस्टैंडिंग है तो इसको लेकर करो, आंसर सेम आएगा। अभी आप उस लेवल पे नहीं हो, आप डिफिकल्टी हो जाएगी, इसको लेके चलो तो ज्यादा अभी आसान रहेगा। अब पूछ रहा है कि भाई n बराबर 1 मैंने क्यों लिया, आ जाओ। n बराबर 0 ले सकते थे, 1 ले सकते थे, 2 ले सकते थे, 3 ले सकते थे, 4 ले सकते थे,
डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर आपको डार्क फ्रिंज चाहिए होता है तो डार्क फ्रिंज के केस में 2n+1 इंटू लेमडा बाई 2 आया था। यहाँ पर n का वैल्यू कितना आप ले सकते हो भाई, 0 से स्टार्ट करना, 1 2 3 कुछ भी ले लो आप। तो डेल्टा एक्स कितना आ गया, 0 लोगे तो लेमडा बाई 2 आएगा, 1 लोगे तो 3 लेमडा बाई 2 लेगा, 2 लोगे तो 5 लेमडा बाई 2 आएगा, 7 लेमडा बाई 2 आएगा, 9 लेमडा बाई 2 आएगा। ठीक है, 11 लेमडा बाई 2 आएगा। इस तरह का अगर पाथ डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, पहला लाइट पहुंचा यहाँ पे, दूसरा लाइट यहाँ पे पहुंचा, इन दोनों के बीच में जो डेल्टा एक्स है वो अगर 5 लेमडा बाई 2 आया सपोज, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको क्या मिल रहा होगा, डार्क फ्रिंज मिल रहा होगा। उसी तरह से ये लाइट यहाँ गया और ये लाइट यहाँ गया, इस बार अगर डेल्टा एक्स जो है ना वो 7 लेमडा आ गया, तो 7 लेमडा जो है ना वो ब्राइट फ्रिंज को इंडिकेट करता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा ब्राइट फ्रिंज। तो अब यहाँ जो मिल रहा होगा ना, यहाँ पे अब ये ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। तो सारा खेल पाथ डिफरेंस क्या है, एन लेमडा, सारा केस सारा जो खेल है वो ब्राइट, वो जो है ना वो पाथ डिफरेंस का, इसलिए मैं इतना फोकस कर रहा हूँ पाथ डिफरेंस समझो। पाथ डिफरेंस आ कहां से रहा है, कैसे क्रिएट हो रहा है पाथ डिफरेंस, आपने स्लिट्स जो बनाया और ये स्क्रीन जो है ये यहाँ जा रहा है, ये दूसरा वाला देर से जाएगा, पाथ डिफरेंस तो क्रिएट हो ही रहा है, तो मुझे दिख रहा है। ये अगर 5 मीटर गया होगा तो ये 5 मीटर प्लस समथिंग गया हुआ है, प्लस डेल्टा एक्स, दिस इज द पाथ डिफरेंस। जब जब ये पाथ डिफरेंस एन लेमडा के बराबर होगा आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, जब जब ये पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 के बराबर होगा तो तब तब आपको डार्क फ्रिंज मिलेगा। यही कहानी है, ठीक है। मैं यही पाथ डिफरेंस को समझो, ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज मिलता क्यों है, पाथ डिफरेंस के कारण मिल रहा है। तो पाथ डिफरेंस क्रिएट करो, है ना। ये आपका स्क्रीन था, ठीक है, यहाँ पे ये पहुंचा यहाँ पे, और ये थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंचा, ठीक है। तो आपको इन दोनों में ना पाथ डिफरेंस दिख रहा होगा, मान लो कि ये 10 मीटर ये तय किया, ठीक है। क्वेश्चन बताएगा स्वर, आपको क्वेश्चन बताएगा पहला डार्क फ्रिंज एन बराबर 1 के बजाय आपको अगर एन 1 पूछेगा ना, एन बराबर 1 का मतलब होता है फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, फर्स्ट डार्क फ्रिंज, ऐसे ऐसे करके करना होता है। फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज आपको एन बराबर 1 पे मिलता है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे नंबर ऑफ ये जो है ना बढ़ते जाता है, वैसे वैसे डार्क फ्रिंज ब्राइट फ्रिंज मिलते बढ़ता जाता है। देखो फिर से देखो भाई, मान लो ये 10 मीटर तय किया और दूसरा वाला डेफिनेटली 10 मीटर प्लस समथिंग तय किया होगा, ठीक है। पहला वाला अगर 10 मीटर तय किया तो दूसरा वाला 10 मीटर प्लस समथिंग तय किया होगा, ठीक है। ये समथिंग जो है ना ये डेल्टा एक्स, अगर ये डेल्टा एक्स अगर ये डेल्टा एक्स इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा आएगा तो ये जो पॉइंट है ना ये एक ब्राइट फ्रिंज वाला पॉइंट होगा। अगर ये डेल्टा एक्स चेंज इन पाथ डिफरेंस जो है वो कुछ 2n+1 इंटू लेमडा बाई 2 आ रहा होगा सपोज, तो डेफिनेटली ये जो पॉइंट है ना ये पॉइंट एक डार्क फ्रिंज वाला पॉइंट रहा होगा। दिस इज अ पाथ डिफरेंस, ठीक है। ये हमारा पाथ डिफरेंस होता है। बताओ भाई बाकी लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ज्यादा टफ लग रहा है, बोलो सभी बोलो भाई, नो है ना। मैंने बहुत एक्सप्लेन किया है, सर। बताएं सभी बताएं। काफी आसान है, प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स करोगे तो आसान लगेगा, ऐसा नहीं मान लो थ्योरी अभी थोड़ा टफ लग रहा है, ठीक है। ब्राइट फ्रिंज का मतलब होता है चमकीला, बहुत ज्यादा वहां पे ब्राइटनेस दिखने लगता है, सडनली ना वहां पे ब्राइटनेस बहुत ज्यादा हो जाता है। और हर दो ब्राइट फ्रिंज के बीच में एक डार्क फ्रिंज मिलेगा ही मिलेगा, हर दो डार्क फ्रिंज के बीच में एक ब्राइट फ्रिंज मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल ये पैटर्न फॉलो करता है, दो डार्क के बीच में एक ब्राइट, दो ब्राइट के बीच में एक डार्क, होता ही होता है, एकदम होगा, ठीक है। चलो आ जाओ, अब स्क्रीन की मैं बात कर रहा था ना, मैं आपको बता रहा था कि भाई स्क्रीन पे मुझे डार्क कहाँ मिलेगा और ब्राइट कहाँ मिलेगा, ये मेरा सवाल था। ये क्या है, दिस इज द y बराबर 0 ऑल्टरनेट, यस हर ऑल्टरनेट पे डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट मिलता जाता है, राइट राइट प्रेम, y बराबर 0 ये रहा। मेरा सवाल ये है कि जो इससे ऊपर मैं जा रहा हूँ तो यहाँ मुझे ब्राइट मिला होगा, यहाँ डार्क मिला होगा, फिर ये ब्राइट मिला होगा, फिर ये डार्क मिला होगा, फिर ब्राइट मिला होगा, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, कुछ ऐसे मिलता होगा। तो आखिर कितना डिस्टेंस होता है ये मुझे निकालना है ना, ये मुझे निकालना है y से कितना डिस्टेंस मुझे मिल रहा है, ये सारा जो पैटर्न है ना वो y से कितना दूरी पे मुझे मिल रहा है वो मुझे निकालना है। तो इसका फॉर्मूला डेरिवेशन है, डेरिवेशन पे हम नहीं जा रहे हैं, आप लोग रटो इसको, ठीक है। पाथ डिफरेंस बराबर
हाँ, डी बाई डी इंटू लेमडा इंटू वाई इंटू वाई। ये अगर होगा ना, दिस इज अ पाथ डिफरेंस। अगेन एक फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है, टू बी रिमेम्बर। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखोगे, ठीक है। अब ये कैसे आया उस पर हम नहीं जाते, बहुत लंबा, उसमें और क्लास लंबा खींच जाएगा। चलो भाई, ब्राइट फ्रिंज कब आपको मिलेगा? वाई, वाई क्या है? ये वाई मेरा स्क्रीन है ना, ये वाई मेरा स्क्रीन है जहां पे हम देखने जा रहे हैं। बताओ भाई, बाकी लोग समझ में आ रहा है? बताओ वाई क्या है, समझ में आ रहा है ये वाई क्या है? बताएं भाई। स्क्रीन है। बताओ भाई, बाकी बताओ, कोई बोल नहीं रहा है। और लोग बताओ। ठीक है, चलो आ जाओ, वाई का फॉर्मूला निकालते हैं। ब्राइट फ्रिंज डेल्टा एक्स, एक बार ब्राइट के लिए निकालेंगे, एक बार डार्क के लिए निकालेंगे। चलो, फॉर ब्राइट, फॉर ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज के लिए डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होती है भाई? एन लेमडा। एन लेमडा यहाँ पुट करना, तो आ जाओ। एन लेमडा बराबर डी बाई डी इंटू वाई। यहाँ से वाई की जो वैल्यू है, वाई पाथ डिफरेंस नहीं है ना, वाई तो स्क्रीन का दूरी है। यहाँ से, यहाँ से जो आपने स्क्रीन लगा रखा था, उस स्क्रीन पे आपको ब्राइट फ्रिंज कहाँ मिल रहा है? उस स्क्रीन पे कितनी दूरी पे? सेंट्रल से। यहाँ से डार्क मिल रहा है, फिर ब्राइट मिल रहा है, फिर डार्क मिल रहा है, फिर ब्राइट मिल रहा है, वो। हाँ, डेल्टा इंटू समथिंग, तो वो, हाँ बिल्कुल, ये तो हमारा पाथ डिफरेंस ही है। सारा खेल पाथ डिफरेंस का है। अगर पाथ डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाओगे, तो फिर ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस आपको नहीं मिलेगा। सारा खेल पाथ डिफरेंस का ही है। पहला स्लिट जहां पहुंच रहा है और दूसरा जहां पहुंच रहा है, दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस होना चाहिए। हाँ, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन, ये मैं बता चुका हूँ, है ना। हाँ, यस यस, ये मैं बता रखा हूँ, ठीक है। डी जो है ना, वो स्लिट डिस्टेंस है, दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस है। और ये जो कैपिटल डी है ना, ये स्क्रीन, डिस्टेंस ऑफ अ स्क्रीन, स्क्रीन। ठीक है, चलो यहाँ से वाई का फॉर्मूला निकालो भाई, जल्दी निकालो। एन इंटू लेमडा डी बाई डी आ गया क्या? ठीक है, चलो। ब्राइट फ्रिंज कहाँ मिलेगा? इतना पे मिलेगा। डार्क फ्रिंज के लिए बताओ भाई, डार्क फ्रिंज के लिए बताओ, डार्क फ्रिंज के लिए बताओ। डेल्टा एक्स बराबर डी बाई डी इंटू वाई। ये फॉर्मूला कैसे आया ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, इसको आप रट लो, फिर इसको निकालने जाओगे लंबा टाइम लग जाएगा। चलो, यहाँ से डार्क फ्रिंज, फोर डार्क फ्रिंजेस, डार्क फ्रिंजेस के लिए डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई थी 2n+1 इंटू लेमडा बाई टू। ठीक है, चलो पुट करो तो। 2n+1 इंटू लेमडा बाई टू बराबर डी बाई कैपिटल डी इंटू वाई। यहाँ से वाई की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ जाएगी 2n+1 इंटू लेमडा डी बाई 2d। ठीक है, चलो एन का वैल्यू चेंज करते जाओ, एन का वैल्यू चेंज करो और वाई की वैल्यू बताते जाओ। कितना आ रहा है भाई? एन का वैल्यू 0 रखोगे तो लेमडा डी बाई 2d, एन का वैल्यू 1 रखोगे 3 लेमडा डी बाई 2d, एन का वैल्यू 2 रखोगे तो ये 5 आएगा, लेमडा डी बाई 2d, 7 इंटू लेमडा डी बाई 2d, 9 इंटू लेमडा डी बाई 2d। कुछ इस तरह से डिस्टेंस ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा। पीछे वाले में आ जाओ भाई, यहाँ से क्या आ रहा है? यहाँ से सबसे पहले एन का 0 पुट करोगे तो 0 आएगा। एन का वैल्यू अगर 0 पुट करोगे तो 0 आएगा। 1 पुट करोगे, लेमडा डी बाई डी, 2 लेमडा डी बाई डी, 3 लेमडा डी बाई डी, 4 लेमडा डी बाई डी। इस तरह से बढ़ता जाएगा। चलो अब स्क्रीन पे आ जाते हैं ना, अब अपने स्क्रीन पे आते हैं। हाँ जी, सेंट्रल मैक्सिमा एन बराबर 0, ब्राइट फ्रिंज एन बराबर 0, इसी को हम लोग सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं, मैक्सिमा। ठीक है, और यही हमारा क्या होता है? ब्राइट फ्रिंज। सेंटर पे हमेशा हमें ब्राइट फ्रिंज मिलता है ना, सेंटर पे हमेशा ब्राइट फ्रिंजेस मिलता है। चलो अब इससे ऊपर चलो तो, आ जाओ। इससे ऊपर आते हैं, इससे ऊपर मैं यहाँ आऊंगा तो यहाँ मुझे ब्राइट फ्रिंज मिला होगा। तो ब्राइट फ्रिंज का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो आया होगा ना, वो लेमडा डी बाई डी आया होगा।
दूसरा ब्राइट फ्रिंज मुझे यहाँ मिला होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ना वो 2 λ d/d आया होगा। इसी तरह से मान लो कि तीसरा कुछ यहाँ अगर आपको मिला होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 λ d/d मिला होगा। इस तरह से ऊपर बढ़ते जाओगे। ठीक है, अब दो ब्राइट फ्रिंज के बीच में एक डार्क फ्रिंज मिलता है मुझे, है ना। तो यहाँ पे एक डार्क फ्रिंज आपको मिला होगा। डार्क फ्रिंज कितना पे मिलता है? डार्क फ्रिंज मिलता है λ/d/2d पे। यहाँ पे आओगे तो ये जो डिस्टेंस होता है ये होता है λ/d, 3 λ/d/2d। फिर यहाँ आओगे तो यहाँ का जो डिस्टेंस है ये है 5 λ/d/2d। ठीक है, बताओ भाई, बताओ सभी, समझ में आ रहा है कब क्या निकाल रहा हूँ? बताओ। ओके, फिर से आ जाओ, फिर से देखते हैं, अरे फिर से देख लेंगे ओम, कोई बड़ा बात नहीं। ये देखो, ये और ये स्लिट्स हैं। ये मेरा स्क्रीन है ना, ये मेरा स्क्रीन है। सेंटर पे n = 0 आपने पुट किया था। y का जो फॉर्मूला आया था, y बराबर आया था n λ/d/d। ये ब्राइट फ्रिंज के लिए आया था। और y बराबर 2n+1 इंटू λ/d/2d, ये डार्क फ्रिंजेस के लिए आया था। चलो इन दोनों में 0 पुट करना, इन दोनों में 0 पुट करो। दिस इज 0 ना, दिस इज y बराबर 0। तो y बराबर 0 पे आपको डार्क फ्रिंज मिल रहा है या ब्राइट फ्रिंज मिल रहा है, बताना तो। y की 0 वैल्यू किस में आ रही है? इसमें आ रही है n = 0 पुट करने पे, या इसमें आ रही है n = 0 पुट करने पे? बताओ भाई, n = 0 पुट करो, y की वैल्यू 0 कहाँ आ रही है इन दोनों में से? यस, ब्राइट फ्रिंज। तो ये पहला जो है ना, दिस इज अ ब्राइट फ्रिंज, ये आपका क्या है? ये ब्राइट फ्रिंज आएगा। यस, ये ब्राइट फ्रिंज आएगा कब? जब n = 0 होगा। चलो n = 1 पुट करो, तो ब्राइट फ्रिंज के लिए n = 1 पुट करो। n = 1 पुट करोगे तो यहाँ अगर ब्राइट फ्रिंज है, इफ दिस इज योर ब्राइट फ्रिंज, तो y है ना, y की वैल्यू आ रही है ना, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आएगा λ/d/d आया। चलो n की वैल्यू और बढ़ाओ, तो आपको एक नया ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 λ/d/d। n की वैल्यू ब्राइट फ्रिंज में आप और बढ़ाओ, n की वैल्यू और बढ़ाओ, तो ये जो है ना, ये कुछ 3 λ/d आएगा। और बढ़ाओ तो एक और आपको मिलेगा। एक और बढ़ाओ। हटो यार। एक और बढ़ाओ n की वैल्यू, एक और बढ़ाओ n की वैल्यू। ठीक है, तो देखो एक और मिलेगा 5 λ/d/d। बताओ भाई, ये सब क्लियर है? ये ब्राइट फ्रिंज, अभी मैंने ब्राइट ड्रॉ किया है, क्लियर है? अब डार्क ड्रॉ कर लो। चलो डार्क, हाँ ठीक है, डार्क ड्रॉ करो। करो भाई करो, सभी अपने अपने पेन कॉपी पे करो, तब जाके समझ में आएगा। ऐसे ही मत करो, वरना पता चला कि अभी यहाँ पढ़ो फिर कहीं और जाकर के वीडियो सर्च करोगे यूट्यूब पे। ठीक है, इसलिए बेटर है कि एक बार पढ़ते हो ढंग से पढ़ा करो। ब्राइट डार्क की बात करता हूँ ना मैं, डार्क। चलो n = 0 पुट करो, तो देखो y की वैल्यू कितनी आ रही है। ये मेरा y = 0 है। n = 0 पुट करो, n = 0 पुट करोगे तो y की कुछ वैल्यू आएगी। 0 नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब है 0 पे तो डार्क नहीं मिल रहा है। n = 0 पुट करोगे, n = 0, 1, 2, 3, 4, तो y 0 तो नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब है यहाँ तो डार्क फ्रिंज नहीं मिल रहा है। y 0 नहीं आ रहा है। y की वैल्यू जो शुरुआत होती है ना, λ/d/2d, यस, शुरुआत जो होती है ना वो λ/d/2d से होती है। तो y से λ/d/2d जब ऊपर जाओगे, λ/d/2d, तो आपको यहाँ पे डार्क फ्रिंज मिलेगा। ये पहला डार्क फ्रिंज मिला। ठीक है, और ये सब कुछ सिमेट्रिकल होता है ना, तो ऊपर नीचे दोनों होगा। ये अगर यहाँ पे डार्क फ्रिंज मिला है तो इसके नीचे जस्ट जाओगे, यहाँ भी आपको डार्क फ्रिंज ही मिलेगा।
ठीक है, चलो फिर आओ यहाँ पे आओ। यहाँ पे फिर यहाँ से फिर सेम डिस्टेंस पे यहाँ आओगे तो ये आप अगेन आपको लेमडा डी बाई टू डी मिलेगा। 3 λd/2d, सॉरी 3 λd/2d। यहाँ आओगे तो ये 4 नहीं 5 λd/2d। आगे बढ़ोगे 7 λd/2d। बताओ भाई, समझ में आ रहा है सबको? हाँ जी, बताओ, किसी को कुछ भी डाउट है तो बताओ। हम्म, ठीक है, सबको आ गया निकालना भाई? अब निकाल लोगे सब? हाँ जी स्वर, गुड, गुड स्वर। कोई डाउट है तो पूछा करो, कहीं कोई डाउट है तो। ये सब एकदम बहुत मजेदार, ये वेव ऑप्टिक्स बहुत मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है वेव ऑप्टिक्स, बहुत अच्छा टॉपिक है, बड़ा मजा आता है वेव ऑप्टिक्स में, बहुत मजा आता है। चलो आ गया, ये डार्क फ्रिंजेस आ रहे थे ना, ये सारे के सारे डार्क फ्रिंजेस आ रहे हैं ना, ये सारे डार्क। ठीक है, और डार्क के बीच में एक ब्राइट भी आएगा, ये रहेगा, ये ब्राइट तो रहेगा, मैं दिखा नहीं रहा हूँ, मैंने ब्राइट पिछले पिछले में दिखा दिया है। बट दो डार्क के बीच में एक ब्राइट आएगा, दो ब्राइट के बीच में एक डार्क आएगा, ऑल्टरनेट चलता रहता है ना, जैसे कि डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट, ऐसे ही चलता रहता है ये। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला आता है, एक और फॉर्मूला आता है विड्थ, है ना, फ्रिंज विड्थ का एक और फॉर्मूला आता है, फ्रिंज विड्थ। ये होता क्या है? डब्ल्यू होता क्या है? डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव, टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस। एक मिनट होल्ड करना, एक मिनट। हाँ जी, डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस, चलो निकाल के बताओ तो। चलो ये निकालो तो, देखो तो दो ब्राइट फ्रिंज के बीच में या दो डार्क फ्रिंज के बीच में डिस्टेंस कितना आ रहा था, देखो तो। विड्थ 3 λd/2d माइनस λd/2d, कितना आ रहा है भाई? ठीक है, या फिर डार्क ब्राइट से आओ तो ब्राइट से आते हैं, ब्राइट से निकालना तो भाई कितना आता है, ब्राइट से निकालो तो, ब्राइट से कितना आ रहा है निकालो। 3 λd/d माइनस 2 λd/d, ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है λd/d। कोई भी दो ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस निकालोगे, दिस इज द विड्थ, है ना, दिस इज द विड्थ, किसी से भी निकालोगे, है ना, इससे निकाल लो, किसी से भी विड्थ निकालना, दो डार्क किसी से भी विड्थ निकालोगे, इसका फॉर्मूला कांस्टेंट आता है, दिस इज इक्वल्स टू λd/d, किसी से भी निकालोगे ये कांस्टेंट आएगा। तो इसका फॉर्मूला हो गया विड्थ बराबर λd/d, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बस खत्म हो गया, यही था। ठीक है भाई, बताओ, यस। बताओ कोई और, कहीं किसी को कुछ डाउट आ रहा है तो बताओ, अब एक्सप्लेन करते हैं ना डाउट जो भी है। पूछो, कोई डाउट आ रहा है तो, कोई भी बताओ, कहीं कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, समय ऐसे ही वेस्ट मत करो। यस। लाइक यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, पता चला फिर और कहीं वीडियोस जाके देख रहे हैं, तो ये सब काम मत करो, बहुत आपका समय कीमती है आज के डेट में भाई, प्लीज। यूट्यूब पे देख रहे हो, कहीं कर रहे हो, यहाँ से वहां जा रहे हो, सब यही कर रहे हैं आज के डेट में, बहुत ही सब गलत ट्रेंड बना रखे हो आप लोग। समय सेल्फ स्टडी पे दो, सेल्फ करो। यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, घर पे बैठ के फिर बुक्स खोलो, खुद के दिमाग पे स्ट्राइक करो, वो ज्यादा काम आएगा बजाय कहीं और कुछ करने के। ठीक है,
तो अब कुछ है नहीं इस चैप्टर में, तो यही था ब्राइट फ्रिंजेस का सब कुछ मैंने बता दिया, है ना। तो आप लोग कुछ पॉइंट्स याद रखा करो, है ना, जैसे कि डेल्टा एक्स जो आया था वो एन लेमडा आया था, शुरुआत जो हुई थी वो एन लेमडा हुआ था। फिर डार्क फ्रिंज का जो आया था वो 2n+1 इंटू लेमडा बाई 2 आया था। ये पाथ डिफरेंस था। तो इसके लिए स्क्रीन पे क्या क्या हुआ था, इसके लिए ये तो पहले पाथ डिफरेंस था। स्क्रीन पे कैसे वेरी किया था, स्क्रीन पे जो वेरी किया था वो आया था एन लेमडा डी बाई डी। और इसका डार्क फ्रिंज जो स्क्रीन पे मुझे दिख रहा था वो दिख रहा था 2n+1 इंटू लेमडा डी बाई 2d। ये दिखता था स्क्रीन पे, ये स्क्रीन है ना, वाई स्क्रीन है। और ये डेल्टा एक्स हमारा पाथ डिफरेंस है, सारा खेल पाथ डिफरेंस का है। पाथ डिफरेंस अगर आप क्लैरिटी नहीं आ रही है, आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि पाथ डिफरेंस हो क्या रहा है, तो नहीं समझ में आएगा ये। ठीक है, सारा गेम जो है ना वो पाथ डिफरेंस का ही है। अगर आपको पाथ डिफरेंस समझ में आ रहा है कि पाथ डिफरेंस कैसे क्रिएट हो रहा है, कैसे एक जल्दी पहुंच रहा है एक देर से पहुंचेगा, तो वो डिस्टेंस कितना होता है, तो सारा खेल वो डेल्टा एक्स का ही है। अगर ये डेल्टा एक्स क्लियर क्लियर है तब सब चीज क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद हमारा एक फ्रिंज विड्थ आया था, फ्रिंज विड्थ दिस इज इक्वल्स टू लेमडा डिवाइड, ये चाहे आप दो दो डार्क कंजिक्यूटिव डार्क का निकाल लो, चाहे आप दो कंजिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस का निकाल लो, आंसर सेम आएगा। दिस इज द फ्रिंज विड्थ, डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव, डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस, बीएफ और डीएफ, है ना। ब्राइट फ्रिंजेस या डार्क फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस को हम लोग फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है ना, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है, पाथ डिफरेंस वगैरह। ठीक है। मैं क्वेश्चंस में सेलेक्ट कर नहीं पाया हूँ, क्वेश्चंस वगैरह मैंने आपको, मुझे मिला नहीं है, तो मैं क्वेश्चंस वगैरह नीट वगैरह का जो भी है निकालता हूँ और आपके साथ फिर मैं कल की क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स में करवा दूंगा। ठीक है, सारे न्यूमेरिकल्स नीट के, कुछ जेई के अगर मुझे अच्छे मिलेंगे, जेई मेंस के, तो मैं वो भी करवा दूंगा। ये चैप्टर आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, आज रिवाइज करो, बिल्कुल बिल्कुल, ये सब कुछ एकदम बाई हार्ट होना चाहिए भाई। पाथ डिफरेंस देखो, मान लो कि अगर अभी भी कुछ नहीं समझ में आया होगा तो न्यूमेरिकल्स करोगे, तो वहां न्यूमेरिकल्स में इतनी बार हम लोग एक्सप्लेन करते रहते हैं ना ओम, देखते हो हम लोग कितना एक सवाल को, एक जैसे सवाल हमने कितने किए हैं, न्यूक्लियस में किए हैं, एटम्स में किए हैं, ड्यूअल नेचर में किए हैं, एक जैसे कितने सवाल किए हैं, तो सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाते हैं। ये याद हो जाता है, एग्जैक्टली मैं भी वही बता रहा हूँ, याद हो जाता है सब कुछ बाई हार्ट एकदम। मतलब 100 150 सवाल अगर हम लोग क्लास में कर ले रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो इसका भी मैं देखता हूँ 40-50 प्रॉब्लम मैं ढूंढता हूँ कहीं से, जितना मिलेगा सब ले आऊंगा, तो ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है भाई, और अच्छा अच्छा चैप्टर है, इसको तो मजा आता है भाई, इस टॉपिक में तो बहुत, अभी तो इतना डीप में जा सकते हो इसमें ना, म्यू म्यू का कॉन्सेप्ट आता है, वो सब तो मैंने बताया ही नहीं। ठीक है, तो कल 10 बजे मिलते हैं। कल 10 बजे या तो मैं सेमीकंडक्टर स्टार्ट करूंगा, ठीक है, और या तो सरफेस टेंशन स्टार्ट करूंगा। ये दोनों हम कल कल हम फिनिश करेंगे, दोनों कल मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून क्लास में दोनों फिनिश करेंगे। और वाईडी एसी के न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, वाईडी एसी के न्यूमेरिकल्स करेंगे कल का। ये 3 टारगेट हमारा है 4 घंटे में, इन तीनों के प्रॉब्लम्स, थ्योरी, न्यूमेरिकल्स, एवरीथिंग। ठीक है, और परसों से जो है ना संडे को हम बैठ करके रे ऑप्टिक्स पूरा खत्म कर लेंगे, हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू, कल मिलते हैं ना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गाइस, थैंक यू ऑल, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, कल मिलते हैं, बाय।